Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 40 प्लस मार्क्स, यानी कि आप 40 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। जो आपका एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं उन्हें टारगेट करते हुए मैंने आपको स्ट्रेटजी प्रिपेयर की है। लेकिन ये स्ट्रेटजी अगर आपकी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है और या फिर आपका कोई स्टेट एग्जामिनेशन है उसके लिए भी फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और ये कोई, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ये वीडियो ओपन की है तो अगले 2 मिनट तक जरूर देख लेना। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी कोई नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी नहीं होगी कि मैं आपको 15 मिनट में जो है चीज़ों खत्म कर दूं और इधर उधर की बातें बता के आपको बस अंदर से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं आपसे बोलूँ हाँ भाई होगी स्ट्रेटेजी। ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होने वाली है। इस स्ट्रेटेजी के लिए हमने, जो हमारी टीम है, श्वेता मैम है और आपकी जो स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक्स लेके आ रही हैं, प्रीमियम कोर्स चल रहा है उनका, हम सब ने मिलकर आपके लिए ये स्ट्रेटजी प्रिपेयर की है। इसमें आपके टोटल जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक 5 ईयर्स के पूरे पेपर्स का एनालिसिस किया है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा आपके जितने भी एग्जामिनेशन हुए अभी तक एसएससी के, उन सारे हमने ट्रेंड्स को ऑब्जर्व किया है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेनली ऑब्जर्व करेंगे ना तो उसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जहाँ से मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उन पॉइंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और रिसेंटली जो टीसीएस का पैटर्न है वो भी हमने पूरा करके देखा है। तो उन सब से जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी सारी चीज़ें हैं, उन सबको हमने बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके इस वीडियो में पेश करने की जो है कोशिश की है, उसे आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब देखो इसमें हम क्या क्या करने वाले, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपके से हर सब्जेक्ट के बारे में बात होगी, ये नहीं कि मैं आपको इधर एक दो तीन बातें बता दूँ। ये जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स आते हैं ना जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, इन सारे सेक्शन के साथ मैं अलग अलग डील करूँगा विथ टॉपिक्स। देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या होगा। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँगा तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स बताऊँगा और यहाँ तक कि मुझे पता है कि आपको किस किस टॉपिक में दिक्कत होती है। जैसे आपको क्रोनोलॉजी समझ नहीं आता बच्चों के, इसे माइंड मैपिंग कैसे करें, ये मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो उसमें हिस्ट्री में मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाला हूँ अभी। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेना। इसके बाद में अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है ना तो आप बताना मुझे, ठीक है। जब आप ये पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपके 40 मार्क्स तो क्या ही 45 मार्क्स तक आराम से आप बन जाएंगे। आउट ऑफ 50 की बात कर रहा हूँ और मैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपका अगर 30 मार्क्स से भी ज़्यादा स्कोर आता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे तो 40 प्लस मार्क्स तो बहुत आराम से आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया है, क्रोनोलॉजी के लिए मैंने स्पेशली आपके लिए ये सारे बनाए हुए हैं जितने भी हमारे किंग्स हैं, जो क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंड में हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है, एक बताया है कैसे हम माइंड मैपिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका ऐसे ही हम ज्योग्राफी का कर रहे होंगे। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे इसी वीडियो में, ज्योग्राफी के अलावा ये आपका पूरा ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो जाएंगे। फिर हम पॉलिटी के टॉपिक्स को देख रहे होंगे। फिर ऐसे ही पॉलिटी के बाद हम बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम देखते हुए इकोनॉमिक्स, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करूँगा, बड़े ही आराम से आप बैठ जाओ बिल्कुल। सबसे पहले अब जरा सा मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपको पता चल गया हम कैसे कैसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ शांति से, ठीक है। अगर आपके आसपास शोर हो रहा है तो थोड़ा सा एक सही जगह आ जाओ जहाँ पे आप चीज़ों को सुन सको, समझ सको, ठीक है। अगर आप सीरियसली पेपर करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी टारगेटेड तो है एसएससी एग्जाम्स के लिए। आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, एमटीएस का हो गया, जो भी आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें आप इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना। और ऐसी स्ट्रेटजी अगर आपको और कहीं ऐसी वीडियो मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो भाई, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, पूरी स्ट्रेटजी देखेंगे। आपने देख ही लिया, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ना, अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो आपके मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे आपको मोटिवेशन मिले इतना काम करने के लिए, और आपको कैसे स्टार्ट करनी है। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको क्या बोला जाता है, जीए क्या है, अपना एक बहुत बड़ा समंदर है, अथाह समंदर, जिसे क्या बोलते हैं हम, एंडलेस सी। तो उसे हम, एंडलेस सी होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से चलना तो शुरू करते हैं ना सी की ट्रैवल करने के लिए, हाँ कि नहीं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, कैसे जीए को स्टार्ट करना है, किस प्रॉपर मैनर में आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं डील करूँगा। जीए का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जीए में बस बता दूंगा कि हिस्ट्री से आता है, यहाँ से आता है, वहाँ से आता है। आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर क्वेश्चन तक लेके जाऊँगा मैं अभी आपको। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलो भाई देखो, अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। तो जीए के सेक्शन सबसे बड़ा होता है, अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश वगैरह
लेकिन तो बच्चों को समझ में आता है कि भाई हाँ भाई ठीक है, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, इसे मैं ऐसे पढ़ लूँगा, टाइप वाइज कवर कर लूँगा तो मेरे मार्क्स जो हैं आ जाएंगे। लेकिन जीए में क्या होता है ना, आप इसे कैटेगराइज नहीं कर पाते हो। मेन दिक्कत क्या है ना, कई सारे मेंटर्स भी कैटेगराइज पर्टिकुलर करा के नहीं देते हैं, तो बच्चों को वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब देखो हम इसे कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स में। सबसे पहला सेक्शन आपका आता है करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए करंट अफेयर 5 to 6 मंथ बिल्कुल आपको करके जाना है। और अगर आपका भी CHSL का एग्ज़ामिनेशन है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फटाफट से अक्टूबर से लेके फरवरी तक के सारे करंट अफेयर याद कर डालें, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए एक कैप्सूल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका पूरा जो एक एक मंथ का है वो पूरा करंट अफेयर मैं आपके लिए डिस्कस करा दूँगा, ठीक है। और आपको कुछ ही दिनों में एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें आपका मई का पूरा करंट अफेयर होगा, जैसे ही आपका मई का मंथ खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मई का करंट अफेयर का पूरा डोज मिलेगा, तो उसे आप देख के आपको पता चलेगा कि भाई करंट अफेयर को हम कैसे डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई अपनी, एक करंट अफेयर हो गया। दूसरा आपका स्टैटिक जीके, सबसे ज़्यादा अभी आजकल जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चन से लेके 9 क्वेश्चन तक आपके कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। अगर मैं बोलूँ तो ये प्रोपोर्शन किसी किसी पेपर में 10 to 15 क्वेश्चन भी चला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग सेट की बात होती है, 10 to 15 क्वेश्चन भी आपका इन दोनों को मिला के जा सकता है, करंट अफेयर प्लस का स्टैटिक जीके। आगे बात समझ में। चलो अब आते हैं हिस्ट्री का सेक्शन। हिस्ट्री के सेक्शन में आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है, वो सारी बातें हम आगे देखेंगे। फिलहाल हिस्ट्री के सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, वो बन रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और आपका मिनिमम ये 1 तक जा सकता है, या फिर आपके 2-3 तो आ रहे हैं। 2 तो आपके बेसिक जो हैं, सबसे ज़्यादा जो हमें सेट्स में देखने को मिला है वो हमें 2 क्वेश्चन का देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो नंबर 4 पर जो है हमारे पास, नंबर 4 पर हमारा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे आपके कुछ बेसिक टॉपिक्स हो गए, आजकल उनसे क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे आपका प्लैनेट्स हो गया, प्लैनेट से हमें इस बार के जो CGL का पेपर है उसमें क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा जो आपका CPO का क्वेश्चन पेपर हुआ था, क्वेश्चन ये हुआ था ना 2019 लास्ट में, तो उसमें भी हमें क्या हुआ, प्लैनेट से क्वेश्चन देखने को मिले। और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका सॉइल्स हो गया, उससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, रॉक्स वगैरह हो गई। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा अभी जब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने लग रहे होंगे। तो इसमें से अगर आप बोलें तो ज्योग्राफी में से आपका मेनली एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 आ जाता है, आजकल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी से, हाँ भाई पॉलिटी से आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेनली आजकल आर्टिकल से आ रहे हैं। आगे मैं आपसे बात करूँगा जब टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल आराम से आप बैठे रहो, ध्यान से सारी बातों को सुनते रहेंगे और आप इन्हें नोट करते रहेंगे, ठीक है। जहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि सर कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब पॉलिटी में आपका 2 से 3 क्वेश्चन का आ रहा है, और ये मैं आपका हर सेट के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर सेट में देख के चलो। तो ये क्या है, आपका बहुत सारे सेट को जब क्लस्टर करके देखा गया तो आपका ये ऑन एन एवरेज निकल रहा है, ठीक है। ये आपके एवरेज क्वेश्चंस हैं। तो किसी सेट में ये आपका 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी सेट में 2 भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम सेट में देखा गया है वो पॉलिटी का 2 से 3 क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। चलो इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका। अगर 18 सेट्स हैं, अगर आपके लेट से अगर 100 सेट हो रहे हैं SSC की तरफ से, तो उसमें से ये जो है आपके एक 40 सेट में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी डिमांड से लेके, या फिर आपका जो कर्व होता है उससे लेके डिमांड सप्लाई कर्व, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम आगे आपको बता देंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जो है 2 से 3 वरी होते रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और किसी किसी पेपर में क्या होता है ना, लेट से आपका इकोनॉमिक का सेक्शन नहीं आया तो वहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बायोलॉजी से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिफ़र करती रहती हैं। आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कौन कौन से टॉपिक वो हम आगे देख रहे होंगे। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के क्वेश्चन किसी किसी सेट में फिजिक्स आती ही नहीं है बिल्कुल भी, और किसी किसी सेट में फिजिक्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो आपकी मेनली क्वेश्चन है फिजिक्स से 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और आजकल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो एप्लीकेशन हो गया, और इसके अलावा आपका फॉर्मूला, जो आपके अच्छे अच्छे फॉर्मूले होते हैं लेवल के, उन फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। बस एक आधा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आपका इन्वेंटर्स का नाम बता दो कहाँ से थे, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वो आपका स्टैटिक में लेके चल सकते हो, या फिर आप फिजिक्स में लेके चल लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब अपना 9th जो सब्जेक्ट आता है वो आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करो। तो अगर आप यहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री को लास्ट में करना चाहो सबसे, तो ये आप लास्ट में भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आया कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपका एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, तो ये भी आप देख के चलो। थोड़ी छोटी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या क्या थोड़े बहुत टॉपिक हैं, 1-2 टॉपिक हैं इसके, वो आप कवर कर लेना, तो आपका ये कंप्यूटर का सेक्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए निकल के आता है वो है
आपके लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ये दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के टाइम पर। कोई भी पेपर देने चले जाओ आप, चाहे एनटीपीसी का देने चले जाओ, रेलवे का, चाहे आप एसएससी का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, यहाँ पे जहाँ भी आपकी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है ना, वहाँ पर वो करंट अफेयर और आपकी स्टैटिक जीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। और आजकल के पैटर्न के हिसाब से आपका बीच में क्या हुआ था ना, हिस्ट्री का सेक्शन अगर आप बात करें 2017 2016 के टाइम की, तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री के सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आ भी रहे थे तो मॉडर्न से आ रहे थे। लेकिन अब आपका हिस्ट्री का सेक्शन जो है काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार 1-2 क्वेश्चन आपके हर सेट में देखने को मिल ही रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर कर लें, ठीक है। फिर आता है पॉलिटी का सेक्शन, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे एक्सपेक्ट करें तो ऑन एन एवरेज अगर हम 2 भी बोलते हैं तो पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल के आता है। तो अगर आप इसमें सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री को उठा लेना, ठीक है, हिस्ट्री को उठा लेना, पॉलिटी को उठा लेना। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप उठाइएगा बायोलॉजी को, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स अभी साइड में रखनी है, साइड में रख दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है ना कि स्टैटिक से भी आ जाता है, ठीक है। वो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इकोनॉमिक्स को हमने ये थोड़ा सा साइड में रख दिया, ठीक है, काटना नहीं है इसको, थोड़ा सा बस साइड में रखना है। अगर मैं यहाँ पे प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, ठीक है। इसके बाद में आप बायोलॉजी को कवर करेंगे। बायोलॉजी में कैसे कवर करना है, जो चीज़ें आप छोड़ दिया करते हो ना, जैसे फाइलम हो गए, फाइलम्स वगैरह बच्चे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हाँ भाई इसके एग्जाम्पल नहीं आ रहे समझ में, मुझे छोड़ देता हूँ, तो इन्हें आप बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। वो मैं आपसे अभी पूरी बात करूँगा, जब मैं हर सब्जेक्ट को मैंने उठाया हुआ है, पूरे डिटेल में उठाया हुआ है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स की बात करूँ, अगर फिजिक्स में आपने ये आपके ये जो मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं, पहले हिस्ट्री उठाना है, पॉलिटी उठाना है, बायोलॉजी उठाना है। इसके बाद में अगर आप उठाना चाहो ज्योग्राफी उठा लो, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद में आप उठाएंगे क्या, तो इकोनॉमिक्स में आपको जो मेन सब्जेक्ट बताऊंगा, मेन टॉपिक्स बताऊंगा, आपको उन टॉपिक से क्वेश्चन देख लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, फन्ने खा नहीं बनना आपको, ठीक है। और हाँ, लेकिन अगर आप जो आपका पेपर नंबर 3 पेपर 2 होता है ना, पेपर 2 और पेपर 3, इसमें जो आपका टीयर 2 में होता है, अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर लिखने वाले हो तो उसके लिए आपको फिर इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो आप पहले से तैयार करके रख लेना, उसके लिए मैं बुक्स वगैरह बता दूंगा, बता देना अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हो तो, ठीक है। तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़नी है, नहीं तो अगर आप नॉर्मल टीयर 1 के लिए इकोनॉमिक्स देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है उसमें, क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद में आपको क्या उठाना है, ये आपने उठा लिया, टॉपिक कवर कर लिए। इसके बाद में आप उठाइए क्या, इसके बाद में आप उठाइए केमिस्ट्री में हमें क्या करना है। केमिस्ट्री में बेसिक जो है फॉर्मूलेज वगैरह होंगे, जो हमारे मेटल्स हो गए उनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, या फिर आपके सॉल्ट के फॉर्मूले हो गए, तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना होगा। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो आप देख लेना आगे, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट की मैंने आपको अभी प्रेफरेंस ऑर्डर बता दिया, और मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से जो है अभी स्ट्रेटेजी पूरी बताने वाला हूँ आपको, टॉपिक के अंदर कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या ये सारी आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसके बाद में आप अगर उठाना चाहो कंप्यूटर उठा लेना, फिर आपका ये सारे जो है आपका ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। अब हम अपना टॉपिक सबसे पहले उठाएंगे हिस्ट्री, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री के साथ आप कैसे डील करने वाले हो, इधर देखो, अब ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब हिस्ट्री के सेक्शन में आपको सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक कैसे कवर करनी है, सबसे पहले आपने उठा लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कुछ नहीं करना, बस आपके जो लूसेंट बुक आप उठा लेना, उसमें से आप स्टार्टिंग के 2 पेज उठा लो, ठीक है। आपके स्टार्टिंग के 2 पेज पढ़ लेना बस, और उसमें जो आपकी टेबल बनी हुई है ना, कौन से आपके एक्सकैवेटर हैं, या फिर आपके किन्होंने कौन सी जगह को खोजा था, कौन सी जगह कौन सी रिवर के पास में थी, आपको बस एक वो टेबल जो है उसको स्टडी कर लेना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना उससे, ठीक है। स्टडी टेबल हैं आपकी 2-3 बनी हुई हैं, कौन से कहाँ पर क्या पाया गया, लूसेंट की बुक में है, आपको वहाँ से इतना कर लेना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, इससे कुछ नहीं करना। और आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से आजकल क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना अच्छे से ही चाह रहे हो तो क्यों इसको छोड़ दो, बस आपका एक दिन भी नहीं लगेगा, मुश्किल से आपको 30 मिनट्स लगेंगे इसको ख़त्म करने में, ठीक है। ये टॉपिक आपको इस तरीके से ख़त्म कर लेना है इससे, लेकिन आजकल जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसको प्रेफरेंस में मत रखना इसको, लेकिन साइड वाइज रख लेना, ठीक है। अब देखो दूसरी बात होगी अपनी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। अब ये आपका प्रेफरेंस में रहेगा, ये टॉपिक आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उठा के आपको बुक से एक बार रीडिंग कर लेनी है अच्छे से। और हाँ, यहाँ पर अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आपको पता ही आपके जीके की श्वेता मैम के द्वारा बहुत ही अच्छी क्लासेस ली जा रही हैं, जैसे आपका स्टैटिक जीके का जो आपका प्रीमियम कोर्स हो गया, इसके अलावा अभी पॉलिटी का कोर्स भी लॉन्च किया, तो उसने आप कमेंट में बता देना, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आपका वहाँ से हम कवर करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो वो आपका कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब देखो बुद्धिज़्म जैनिज़्म में आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बिल्कुल पैरेलली एकदम देखना है, और इनका आपको पूरा पढ़ लेना है अच्छे से ही, आपको प्रेफरेंस देनी है इसको। और इसके साथ में आपके सिखिज़्म के जो गुरुज़ हैं, गुरु हो गए ना, जैसे गुरु फर्स्ट गुरु कौन थे, सेकंड गुरु कौन थे, इनके बाद कौन से आए, बस आपको ये ऑर्डर याद रखना है सिखिज़्म में, ठीक है। छोटी सी बातें ना, सब इतना सा तो आप कर ही सकते हो। जैनिज़्म हो गया, जैनिज़्म आप उठा के लूसेंट की बुक से पढ़ लेना, और ये सिखिज़्म की आपको वीडियो करवा दी गई है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। गुरुज़ की आपको मिल जाएगी, वो आप देख लेना कि सिखिज़्म के गुरु
गुरु का जो ऑर्डर है वो हम कैसे याद करेंगे, उसकी ट्रिक भी है उसमें, तो आप जाके देख सकते हो। और ये हो गया जैनिज़्म। जैनिज़्म को आपको कैसे करना है, ये आप उठा लेंगे लूसेंट की बुक से। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों की आप डेली 2 बार रीडिंग करोगे आप 2 दिन तक, ठीक है। तो आपको ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में आता है हमारा वैदिक कल्चर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, लेकिन तब भी हमें क्या कर लेना है कि ये जो आपके वेदास हैं और आपके जो यजुर्वेद हो गया, कौन कौन से वेद हो गए, अथर्ववेद, इनमें क्या है, अथर्ववेद के अंदर क्या बताया गया है, यजुर्वेद के अंदर क्या बताया गया है, ठीक है। आपको ये बेसिक बेसिक बस बेसिक बेसिक पढ़ लेना है। और आपको आर्यंस के बारे में थोड़ा सा देख लेना है कि आर्यंस जो है आए कहाँ से थे, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, और हाँ, अगर आपके पास में लूसेंट वाली बुक नहीं है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो हम आपके लिए कुछ ना कुछ उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास लूसेंट के अलावा अरिहंत की बुक भी है तब भी कोई इश्यू नहीं है। अरिहंत की बुक में भी अच्छी खासी हिस्ट्री रखी, तो उससे भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब वैदिक कल्चर कर लेना है। इसके बाद में आपका क्या आ गया, मगध एम्पायर। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लगातार क्वेश्चन, धनाधन क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे आप ये समझ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रेफरेबल है ये आपका मगध एम्पायर। मगध एम्पायर करने का तरीका क्या होगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्रोनोलॉजी इनकी, जो ये आपकी मगध एम्पायर हो गया ना, यहाँ से आपको पूरी क्रोनोलॉजी याद करके रखनी पड़ेगी इन सारे किंग्स की। जितना भी आपका ये देखो, ये क्या है आपका मेडाइवल इंडिया का जो है पोर्शन शुरू हो गया है। अब इस मेडाइवल इंडिया के पोर्शन को आपको करने का तरीका क्या रहेगा मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आप चिंता मत करो, इस तरीके से मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों को आप फॉलो करना, फिर आप देखना कितना कम टाइम लगता है और कितना ज़्यादा आपकी जो इसमें प्रोडक्टिविटी निकलेगी वो निकल के बाहर आती है, ठीक है। तो अब देखो, मगध एम्पायर आपको कर लेना है, जिसमें आपके महाजनपदास हो गए। कौन सी जनपद आपका, किसकी कैपिटल कौन सा जनपद था, ठीक है, किस महाजनपद की कैपिटल क्या थी और आपका कौन सा किसके अंदर आता था, ये आपके बेसिक आपके जनपदास कर लेने हैं। मगध एम्पायर देख लेना है, इसके बारे में बताऊंगा कैसे देखना है, ठीक है। अभी ये हम थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, इसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका मौर्यन एम्पायर हो गया, अब मगध एम्पायर के बाद आपका मौर्यन एम्पायर हो गया। इनके आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी बिल्कुल याद रखनी है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ, जरा मैं इनको और कवर कर लूँ 6, 7, 8 पॉइंट को, तो इनको मैं सारा इंक्लूड करके आपको बताऊँगा क्रोनोलॉजी कैसे आपकी कवर की जाती है। क्रोनोलॉजी कवर करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे करके डिस्कशन ले चलेंगे, तो बिल्कुल आराम से आप देखते जाएं। अब देखो, मौर्यन एम्पायर हो गया आपका। इसके बाद क्या कर लेना है, मौर्यन एम्पायर में कौन किसके पिता थे, ठीक है। बिंबिसार हो गए, या फिर ये बिंबिसार कौन थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के सन का नाम क्या था, बिंदुसार हो गए, ठीक है। तो बिंबिसार कौन है और बिंदुसार कौन है, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने देखा है कि बिंबिसार और बिंदुसार, इन दोनों में मतलब कोई अंतर ही नहीं है कि हाँ एक ही चीज़ है। तो ऐसे मत करना, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को आप क्लियरली देख के चलें, है ना, एटलीस्ट। और इसमें फर्स्ट एम्पायर, और हाँ, मगध में जैसे आपका मौर्यन एम्पायर हो गया, तो इसमें आपके फर्स्ट कौन थे और लास्ट कौन थे, ये बिल्कुल याद करके रखना, ठीक है। लास्ट कौन थे और मौर्यन एम्पायर के, ये आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ना, ठीक है। और ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने भी वाला हूँ कि इसके लास्ट कौन थे, फर्स्ट कौन थे, ठीक है। फिर आ गए आपके कुषाण हो गए, चेलास हो गए और चेराज हो गए। इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आ रहा है, चेलास के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कुषाण के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। ये आपके कॉन्टीन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक निकल के आते हैं। हिस्ट्री अगर आपको करनी है तो मैं तो बोल रहा हूँ आप स्टार्ट सीधा मगध एम्पायर से भी कर सकते हो। इसके बाद आप बुद्धिज़्म वगैरह देख लेना, और जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं वो टॉपिक आप सीधा लास्ट में देख लेना, ठीक है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो पहले कवर हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो, चेलास में आपको क्या, अब देखो ये भी ना आपको ये टॉपिक हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया मौर्यन एम्पायर में आपको ये पढ़ लेना है। लेकिन अब मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको इसमें ओनली किंग के ऊपर ध्यान देना है, किंग के ऊपर ध्यान देना है मौर्यन एम्पायर में, एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं देना है। लेकिन वहीं मैं अगर आपसे बात कर लूँ चेलास की, तो चेला के आपको किंग पे ध्यान भी देना है थोड़ा, क्योंकि इनकी किंग ही ज़्यादा नहीं है ना, ठीक है। तो आपको किंग पर ध्यान देना है, फाउंडर पर भी ध्यान देना है, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान देना है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था। क्योंकि साउथ इंडिया के जितने भी किंगडम हैं, एसएससी वहीं से आपके क्वेश्चंस पूछ रहा है। और मैं आपको बता भी दूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, या अगर आपने क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री पढ़ ली होती तो आप सबको समझ में आ रहा होता कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपके 6 और 7 की एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। 6 और 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से। अब ये भी नहीं है कि उसके लिए हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाएं, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पुट आउट हो रहा है, उस टॉपिक को करें बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में कि कैसे कैसे अपने क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब जैसे हमारा हो गया गुप्ता एम्पायर, ठीक है। टॉपिक नंबर 7 हमें क्या देख लेना है, गुप्ता एम्पायर और एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपके लिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किंग्स हो गए इनके लास्ट किंग हो गए आपके, किंग्स का नाम हो गया, और इनके जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जैसे कि आपके चंद्रगुप्त 2 के बारे में हो गया, तो उनके बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है। और आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, आप जरा ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, और वो राजा जो है कौन से एम्पायर से बिलोंग करते थे या कौन सी डायनेस्टी से थे। और इसके अलावा
अलावा आपको इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल देख के चलना है, गुप्ता एम्पायर का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, इनमें क्या कोई चीज़ अगर टैक्स दिए जाते थे उस टैक्स का नाम क्या था, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल देख के चलनी है गुप्ता एम्पायर से, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर का किंग भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन इसका आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कौन सी चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेशन में किसका पढ़ना है किसका नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको गुप्ता का मैं बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेना आप, ठीक है। क्लियर है। इनके बारे में इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी, इन्होंने कोई अगर टेम्पल बनवाया तो कौन सा टेम्पल बनवाया था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आता है। अब अगर मैं बात करूँ ऐसी आपकी वर्धन डायनास्टी होगी, अब वर्धन डायनास्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से आपका मेनली क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन से। वो भी बस ये पूछा जाता है इनके भाई कौन थे। बेसिकली हुआ क्या कि वर्धन डायनेस्टी में जब इनके भाई की मृत्यु कर दी गई, इनके भाई को मार दिया गया, तो हर्षवर्धन आते हैं तो पूछा जाएगा आपसे कि इनके भाई को किसने मारा। तो ये सारे जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना, इनके आप आंसर्स ढूंढना खुद से, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब देखो हर्षवर्धन की ये बात हो गई, और इसके अलावा हर्षवर्धन से एक और क्वेश्चन आता है, इनके ऊपर कौन सी बुक लिखी गई और उस बुक के रचयिता कौन थे, उस बुक को किसने लिखा था। मुझे ज़रा आप ये बता दो, इनके ऊपर पोइट्री जो है, पोइट्री है या बुक है, वो किसने लिखी, कौन सी, उसका उस बुक का नाम क्या था और वो बुक किसने लिखी थी। क्लियर है। तो इनके बारे में आपके बस यही क्वेश्चन बनते हैं, और वो मैंने दो तीन क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैंने आपको अभी ही बता दिए। अब उनका आंसर आपको ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। इतना सा आपको काम करना है। चलो भाई, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में आपके पालास के कौन से किंग हो गए, प्रतिहारास के कौन से किंग हो जाएंगे, राष्ट्रकूटा कौन हो गए, राष्ट्रकूटाज ने कौन कौन से टेम्पल बनवाए, राष्ट्रकूटाज ने कौन कौन से टेम्पल बनवाए हैं, ये आप मुझे ज़रा बताना। इसको आप सर्च करना खुद से, आई बात समझ में। जब खुद से जब तक आपको सर्च करने का मन नहीं होगा ना, तब तक ये बात बन के बैठेगी नहीं, आपके दिमाग में घुसेगी ही नहीं, ठीक है। तो देखो, अब ये प्रतिहाराज हो गया, प्रतिहारा क्या है, इनको गुर्जर भी हैं, ठीक है, गुर्जराज हो या फिर बोल दो आप प्रतिहाराज, बात एक ही है। तो ये पाला, प्रतिहारा और जो राष्ट्रकूटा के बीच में त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। क्लियर है। अब देखो, ये जैसे आपका जो अब क्रोनोलॉजी हो गई, अब कैसे पढ़ना है, ये देखो जैसे आपका अब कुशाण्स हो गए, इनके किंग के बारे में देखना है। अब मैं आपको जरा एक बात बता दूँ, पहला बंडल आप यहाँ पर बना लो। यहाँ पर आपको बंडल्स में चीज़ों को करना है। कैसे करना है, आप मगध एम्पायर का एक बंडल बना लो, यहाँ से लेके आप वर्धन डायनास्टी को कवर करते हुए त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हो गया, और इसके बाद में साउथ इंडियन किंगडम, यहाँ तक आपको क्या कर लेना है, एक बंडल बना लिया आपने। इस बंडल में आपको देखो कैसे करना है, आपके ये जो 9 हो गए टॉपिक्स, इनमें आपको क्या करना है, इन सारी डायनास्टी के आपको एक जगह नाम लिख लेने हैं कि ये एम्पायर हुआ है, और उसके अंदर उसके किंग के नाम लिख लेने हैं। ये पहला किंग है, ये दूसरा किंग है, ये तीसरा किंग है, या फिर मतलब दूसरे तीसरे किंग का मतलब है उसके जो सिग्निफिकेंट किंग्स हैं, है ना। फिर उसके बाद में जो लास्ट किंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। वो लास्ट किंग आपका चाहे कमज़ोर रहा हो चाहे शक्तिशाली रहा हो, वो आपका इंपॉर्टेंट हमेशा होता है। क्लियर है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको थोड़ी देर में दिखाया जाएगा कि आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी कैसे है। सबसे ज़्यादा मुझे डाउट मिलता है कि भाई क्रोनोलॉजी कैसे पढ़ें सर, ये सारी चीज़ों को हम कवर कैसे करें, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे आपको क्रोनोलॉजी कवर करना है, कैसे आपको चार्ट बनाने होते हैं, माइंड मैप्स का आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, ये क्या है, साउथ इंडियन किंगडम हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडियन किंगडम हो गए, उसमें मेनली आपको क्या पढ़ना है इनके बारे में, इनके जो सिग्निफिकेंट किंग्स हो गए, ठीक है, या फिर इन्होंने कोई आर्ट वगैरह का काम किया है तो उस आर्ट का आपको नाम देख लेना है। टेम्पल्स वगैरह बनवाए तो टेम्पल कहाँ पे बनवाया है, टेम्पल का नाम क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। मेनली आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना है, चेला का एडमिनिस्ट्रेशन देख लो और आप गुप्तास का देख लो, ठीक है। इन दोनों का आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, ज़्यादा कुछ के चक्कर में मत पड़ो। चेला और गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना बस। और आपको लिटरेचर तो आपको पूरे मिडाइवल हिस्ट्री की करनी है। कौन सी बुक, देखो लिटरेचर में क्या आता है आपका, साउथ इंडियन किंगडम की तो इंपॉर्टेंट है ही है। और इसके अलावा आपको क्या कर लेना है, जैसे आपका कोई भी किंग है, उस किंग के दरबार में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पोएट हैं, इनके नाम आपको देख लेने कि उसके जो कंटेम्पोरेरी थे वो कौन कौन थे, ठीक है। कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि उसके दरबार में हो गए या फिर उनके समकालीन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा कौन से राजा के टाइम में थे, तो ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से राजा के टाइम में गौतम बुद्धा जो है वो थे, ठीक है। क्लियर है। अब इस तरीके से आपको इन चीज़ों को कर लेना है। दूसरी बात, आपको जो पहले के टाइम पे लिखते थे ना, कोई सारी बुक्स लिख दी, अबुल फजल लिख दी, तो वो किसने लिखी, ठीक है। ऐसे आईने अकबर किसने लिखी, तो इन सारी चीज़ों को आपको सारा नोट करके रखना है। आ रहा है ये बात समझ में, क्लियर हो पा रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे आपको। कोई भी अभिज्ञान शकुंतला में तो इसके ऊपर लिखी गई, कौन से उसके राइटर हैं, इन सारी बुक्स को आपको ऐसे क्या करना है, कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। ये आपका यहाँ से थोड़ा सा स्टैटिक का पोर्शन आ जाता है मिडाइवल हिस्ट्री से। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में आप क्या करोगे, थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर देख लेना। जैसे आपका विजयनगर किंगडम हो गया, ये क्या है आपका विजयनगर किंगडम हो गया। इसे आपको कैसे देखना है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इसके बारे में आप एक रीडिंग लगा लेना, वो बस मोर देन इनफ होगा, माइंड में बस थोड़ा सा रहेगा। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है आपका, विजयनगर से छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है, वो आप एक बार रीडिंग लगा लोगे तो हो जाएगा कवर। क्लियर है। इसके बाद में अपना टॉपिक नंबर 12 निकल के आता है राजपूत, गजनी एंड गोरी।
इसमें आपको क्या करना है, बेसिक राजपूत से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इनके बारे में, आप बस एक रीडिंग डाल लेना बहुत हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो गया आपका गजनी। गजनी में क्या करना है, आपको पता ही होगा किसने क्या आक्रमण किया, किसने पहले कौन आए, गजनी आए, गोरी आए, आपको ये सारी चीज़ें भी देख लेनी है, क्योंकि जो अरब इन्वेजन है वो भी आपको देखना होगा। उसके लिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन बनते हैं उससे कि गोरी कितने कितने बार आक्रमण किया, कब उसकी पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो में आपकी फिर आ जाएगा, पृथ्वीराज में पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्रबरदाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी, क्लियर है। फिर आपका गजनी हो गया, गौरी हो गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बस यही है कि मेन बैटल कौन कौन सा हुआ था, कहाँ पे हुआ था, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये कवर हो जाएगा, बस थोड़ी सी बेसिक यहाँ पे आपको रीडिंग देनी होगी, यहाँ तक आपका पोर्शन खत्म। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये द दिल्ली सल्तनत। अब देखो, ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब इसे पढ़ने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे होता है। अब जैसे आपके सामने आ गया था दिल्ली सल्तनत, इसे आपको क्या करना है, पहले आप देख लो कितने टाइम तक रही है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं इसे याद करने का पूरा तरीका समझाता हूँ, इसे आपको कैसे फॉर्म करना है, कैसे आपको इसके नोट्स बनाने होते हैं। सबसे मेन बात है कि आपको बोल दिया जाता है नोट्स बना लो और आप वहाँ पर पूरी थ्योरी जो है छापते रहते हो अपनी नोटबुक में, उससे कोई काम होना करना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। नोट्स बनाने का आपको तरीका कैसे होना चाहिए, अगर आपकी दिल्ली सल्तनत की आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, दिल्ली सल्तनत लिख लिया, उसका आपको टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कितने ईयर्स का है, 1206 से लेके 1525 AD तक जो है आपका दिल्ली सल्तनत रही है। तो आपको ये वहाँ पे नोट कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखना है दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी, कितनी है, 5 डायनेस्टी आई हैं बेसिकली आपकी। ये देख लो, आपकी 1 2 3 और ये आपकी 5, ठीक है, 4 और 5, ये आपकी 5 डायनेस्टी आई हैं। तो आपको सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में याद रखना है टाइम पीरियड कितना था। फिर इसके बाद में आप उन 5 टाइम, वो जो आपका पूरा टाइम पीरियड है उसमें आप उन 5 चीज़ों को जो है करके देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, स्लेव डायनेस्टी होगी सबसे पहले नंबर पे आपकी, कौन सी आती है, इनका आपको ऑर्डर भी याद रखना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी आपकी डायनेस्टीज़ आएंगी उनका आपको ऑर्डर याद रखना है। फिर इनके अंदर के किंग्स याद रखने हैं, वो कैसे रखने हैं मैं आपको ये तरीका बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर आपको उसे याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी जो है महसूस होगी, ठीक है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं आपके स्लेव डायनेस्टी, ये आपकी रहती है 1206 से लेकर 1290 AD तक, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कितने ईयर्स तक रही, तो 84 ईयर्स तक रही, कितना, तो 1206 से लेकर 1290 AD तक ये रही है आपकी स्लेव डायनेस्टी, क्लियर है। फिर इसके बाद आप देख लो कौन सी है आपकी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक रही है, तो 1290 से लेकर आपकी 1320 तक आपकी रही है स्लेव डायनेस्टी, यानी 30 ईयर्स तक जो है आपकी स्लेव डायनेस्टी रही है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ये देख लेना है। फिर इसके बाद कौन सी आती है, तो फिर आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में आप देख लोगे फिर थोड़ा सा कि तुगलक डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक रही है, 1320 से लेके 1414 AD यानी कि 1414 AD तक रही है। इसके अंदर आपके कौन कौन से किंग हुए, किसके का सिग्निफिकेंट काम है, एक दो काम है, वो सारे आप देख लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है क्या, द सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में भी आप ऐसे ही देख लोगे, क्या करोगे भाई, सैयद डायनेस्टी में 1414 से लेकर 1451 AD तक रही है। और फिर इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग है वो भी आप देख लोगे, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप वेट करो जरा। देखो अब ई नंबर पे क्या है, अपने 5वें नंबर पे जो डायनेस्टी आती है वो है आपकी द लोधी डायनेस्टी। वो आपकी है 1451 से लेके 1526 AD तक, क्लियर है। अब मैं जरा आपको दिखाता हूँ इसको आपको माइंड मैप तरीके से कैसे यूज़ करना है, आपका माइंड मैप बनाया कैसे जाता है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि भाई माइंड मैप बनाए कैसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आप अपने डाउट्स जो है कमेंट में बता दिया करो। मैं उन चीज़ों पे आपको धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, अपने देख रहे हो कई सारे हम कोर्सेस लेके आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। आपको हमारे चैनल पर सारा रेलेवेंट कंटेंट ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एरेवेलेंट तो पूरा भरा पड़ा है, तो आप उन चीज़ों के पीछे मत भागो। मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कत होती हैं, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन किया तो मुझे पता चला, मुझे भी उस टाइम का एक्सपीरियंस है कि भाई ये दिक्कत होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है कि आपको रेलेवेंसी जो है, रेलेवेंसी कहीं ना कहीं आपकी लेक कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हम वो है कि आप रेलेवेंसी को मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि माइंड मैप आप कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान से देखो। जैसे ये मैंने आपका पूरा जो है क्रोनोलॉजी आपका यहाँ दिखाया हुआ है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ सारे की थोड़ी देर बाद में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है इसे। देखो अब जैसे अगर आपकी मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूँ, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपने सबसे पहले लिख लिया ये दिल्ली सल्तनत, फिर इसके बाद में इसकी कितनी डायनेस्टी हैं इसके अंदर, आप ऐसे लिख लो, ये 5 डायनेस्टी आई हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनके अंदर आप लिख लो पहले कौन सी आई है, स्लेव आई है, फिर आपकी कौन सी आई है, तो खिलजी आई है, फिर तुगलक आई है, फिर ऐसे ही आप लिख दो यहाँ पे आपकी ये कौन सी आई है, लोधी आई है सबसे लास्ट में, ठीक है। ऐसे आप सारी डायनेस्टीज़ के नाम लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि उन डायनेस्टी के अंदर आपको, जैसे आपने लिख लिया सारा, अब पहली बात हो गई आपकी स्लेव डायनेस्टी, आपने ये लिख लिया पूरी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर अपने ये सारे 5 पार्ट हैं, इसमें आपका पहला आपने लिख चुके हो यहाँ पे स्लेव। इस स्लेव के अंदर आप इन फिर
इन चारों के नाम लिख लो, जो चार आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूलर्स रहे हैं। जैसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, फिर इसके बाद में इल्तुतमिश हो गए, फिर रजिया सुल्ताना हो गई, फिर बलबन हो गए, ठीक है। अब ये चार लोग आए तो इनका ऑर्डर क्या है, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर इल्तुतमिश है, फिर रजिया सुल्ताना है, फिर बलबन है। तो आपने इन चारों को लिख लिया। फिर इसी तरीके से आपने अगली वाली जो आपकी खिलजी डायनास्टी है उसमें भी आपने फिर उनके जितने किंग्स हैं उनको लिख लिया। मेनली आपकी खिलजी डायनास्टी में 2 ही किंग हैं। फिर आपको क्या करना है, जितने भी आपके रूलर्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेनी है। आप जैसी थ्योरी को पढ़ोगे उसमें आपको 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो उसे क्या कहा जाता था, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश है तो इल्तुतमिश कैसे किंग बना, ठीक है। रजिया सुल्ताना के बारे में आपको 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो वो सारे आपको पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। तो ये आपका तरीका होता है चार्ट वाइज आपका माइंड मैप बनाने का। इसका आप ज़रूर यूज़ करें और इसका यूज़ करके आप इसे चिपका लो अपने जो आपकी वॉल है वहाँ पे चिपका लो, या अपने नोट्स को अच्छे से ऐसी जगह रखो जहाँ पे आप उसे बार बार देख सको। तो ये चीज़ें अपने आप आपके माइंड में चढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका ये ना आपका मुश्किल से 1 पेज के अंदर सारी की सारी दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगी इस तरीके से, समझे। तो यहाँ पे आप पेजेस को ज़्यादा मत भरो, लेकिन वहाँ पे आप हाथ चलाओ, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप पेन को चलाओ, हाथ को चलाओ, लेकिन इन्हें यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्मार्ट अप्रोच को अपनाना होगा, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच से हम यहाँ पर चीज़ों को कवर करेंगे। अब देखो ये क्या होगा, खिलजी डायनास्टी के आपके 2 लिख लेने हैं। फिर आपका अगर तुगलक हो गया तो उसमें गियासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज़ तुगलक, इन तीनों के आपको वहाँ पर नाम लिख लेने हैं और इनके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट है आपको 1-2 चीज़ें मिले पॉइंट वाइज वो नोट कर लेना। फिर सैयद में आपको खिज्र खान मुबारक, मोहम्मद अलाउद्दीन शाह, इन सब के बारे में 2-3 चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट मिले वो लिख लेना। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको बस इनके अगर लास्ट और पहले इनके किंग के नाम याद है ना, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं यहीं से ही। अगर आप ये आज की वीडियो भी देख लोगे ना तो आपकी हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का पक्का करेक्ट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, अब देखो इसके बाद में जैसे आपकी लोधी डायनास्टी होगी तो लोधी डायनास्टी में बहलोल लोधी आए, फिर सिकंदर शाह लोधी आए, फिर इब्राहिम लोधी आए। इन तीनों के आपको उसके ऐसे जैसे आपका क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत हो गई, इसके 5 पार्ट। फिर यहाँ पे आपका ये लोधी हो गया तो लोधी के अंदर फिर आपको ये 3 करके ऐसे लिख लेने हैं। इब्राहिम लोधी ने क्या करवाया, सिकंदर लोधी ने क्या करवाया, बहलोल लोधी ने क्या करवाया। इनके नाम के साथ साथ आपको इनके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेने, तो आपका ये एक चार्ट में कवर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ग्रैस्प कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक जो है चार्ट तैयार हो जाएगा, आपका ये पूरा दिल्ली सल्तनत उसमें ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा था कि ये जो आपके साउथ इंडियन किंगडम्स है इनका आपको इसी तरीके से चार्ट बनाना है, हर चीज़ के आपको चार्ट बना के रख लेने हैं। अभी मैं लॉजी दिखा दूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से भी रेफरेंस लेके, मैंने आपको बोला था कि पेपर पेन लेके बैठना, उसमें आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में जो आपका 14th टॉपिक निकल के आएगा, 14th टॉपिक होगा आपका द मुगल एम्पायर। अब देखो मुगल एम्पायर आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले जरा ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, कैसे आपको हर चीज़ की क्रोनोलॉजी को कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, और वहीं से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो वहीं से देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है। बहुत से बच्चों को इश्यूज़ होते हैं नोट्स वगैरह बनाने, वो सारी तरीके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं पूरा, स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि जीएस में क्या होता है ना, बच्चों को मतलब गोली सी दे दी जाती है कि भाई फिर बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। तो इसलिए मैंने आपको पूरा टॉपिक वाइज हर चीज़ के मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, क्या करना है आपको। बस इसी तरीके से इसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और आप ये 60 डेज़ तक फॉलो करना, आपकी पूरी जीएस ख़त्म हो जाएगी आराम से, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपको मुगल एम्पायर हो गया। मुगल एम्पायर में आपको क्या करना है, इनका ऑर्डर याद रखना है किंग का, क्या क्रोनोलॉजी रही है, क्या इंपॉर्टेंट काम रह गए हैं क्या। अब हाँ, मुगल एम्पायर में किसका टॉम्ब कहाँ पे है, किसका टॉम्ब कहाँ पे है वो आपको याद रखना है। टॉम्ब क्या होता है, मकबरा, किसने अपना मकबरा कहाँ है, किसका कहाँ, क्या उसने क्या बनवाया, क्या आर्किटेक्चर हुआ। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका फर्स्ट किंग, लास्ट किंग, कौन किसका बेटा था, ये सारे रिलेशनशिप आपके मुगल एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप थोड़ा आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या क्या पढ़ना है अब इसके बाद आपका आ जाता है नवाब्स ऑफ बंगाल। मतलब यहाँ से आपका पोर्शन शुरू हो गया किसका, मॉडर्न इंडिया का। अब आपका दूसरा बंडल तैयार होगा मॉडर्न इंडिया का। अब आप मॉडर्न इंडिया में जब जा रहे हो ना तो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है क्या, नवाब ऑफ बंगाल, कि बंगाल में कौन कौन से नवाब थे, बैटल ऑफ प्लासी में क्या क्या हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल्स। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बैटल का भी टॉपिक आएगा, और बैटल्स जो हैं सारे यहाँ पर आपका मैं एक अलग से क्लास में सारे इंपॉर्टेंट बैटल कवर करवा दूंगा हिस्ट्री के, ठीक है। खुश, चलो भाई। अब देखो नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल का क्या चक्कर है, यहाँ पे आपको इन सारे नवाब के बारे में पढ़ लेना है। कौन कहाँ, कौन अवध का नवाब था, कौन आपका किस नवाब के साथ किसकी लड़ाई हुई, किसने कहाँ का साथ दिया, कौन हार गया, कौन से 3 नवाब एक साइड थे, तीनों ने मिलकर लड़ाई करी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं है, बस मुश्किल से आपको यहाँ पर 20-30 मिनट्स देने पड़ेंगे, आपका नवाब ऑफ बंगाल जो है कवर करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, मॉडर्न इंडिया शुरू जैसे आप करोगे ना वहाँ पर आपको नवाब ऑफ बंगाल मिलेगा, वो आप पढ़ लेना, क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है अपना गवर्नर।
अब देखो, अब ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है। ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, यहाँ से आप ये जो गवर्नर वाली चीज़ है, इससे आप पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया को कवर कर सकते हो। पूछो कैसे? अब मैं आपको ज़रा मॉडर्न इंडिया को कैसे कवर करना है इसका तरीका बताता हूँ। आपको ऊपर का सारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे कैसे कवर करना है? अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप पूरी हिस्ट्री को ना 10 डेज़ में, 10 से लेके 15 डेज़ में पूरी ख़त्म करके साइड में कर दोगे। इस तरीके से नोट्स बना लोगे माइंड मैप से, तो आपको वो बिल्कुल दिमाग में रिटेन भी हो जाएगा। बात की गहराई को समझ पा रहे हो सारे लोग? ठीक है, चलो भाई। अब देखो, अब मैं ज़रा सा आपको गवर्नर करने का तरीका बताता हूँ कि आपको इसे कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको गवर्नर्स को कैसे कवर करना है, अगर मैं आपसे सबसे पहले आपको ना इनको इनको सबसे पहले आपको क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल से आपकी कहानी शुरू होती है। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल के बारे में आप पढ़ लोगे। यहाँ पे क्या होगा कि आपके नवाब जो है हार जाएंगे बैटल ऑफ प्लासी में। तो उसके बाद ही आपका जो है ब्रिटिश सिस्टम, जो ब्रिटिश का आपका राज है, ब्रिटिश रूल है, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होना शुरू होता है और वो गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप से शुरू होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, गवर्नर के फॉर्म में आपको चीज़ों को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, अगर मैं आपसे गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करूं तो आपको पता, यहाँ पे आपको देख लेना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल कहाँ से शुरू हुए। तो ये आपके 1774 से बनने शुरू होते हैं। ये आपको ईयर वाइज यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। ईयर वाइज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे? अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं आपसे गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करूँ, आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो गवर्नर ऑफ बंगाल। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, 1774 से इनका लमसम 1833 तक ये रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, आपका दूसरा एक्ट आ गया था और उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन हटा के उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नर ऑफ जनरल बने, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए कौन सा एक्ट है वो आपका आया था, जिसके अकॉर्डिंग आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी गई। ठीक है, आपको क्या करना है अब इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट आपके, जैसे सबसे पहले जो आपके गवर्नर थे वो कौन से थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1774 से लेके 85। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से वाले आपके जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सा युद्ध कौन से ईयर में लड़ा। तो इससे आपको सारी चीज़ें जो है क्रोनोलॉजी की निकल के आती हैं आपकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इनके हिसाब से जो आपके बैटल्स होंगे, फिर आपका जो इंपॉर्टेंट काम हो गए, जैसे कॉर्नवालिस ने क्या किया, ठीक है, सिविल सर्विसेज के फादर कौन है, ठीक है, और फिर सती प्रथा किसने बंद करवाई, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ से, गवर्नर ऑफ बंगाल से, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया से। इसके बाद आपको ये भी देख लेना है, यहाँ पे ये देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब क्या हो गए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया आ गए। तो ये कौन से एक्ट के तहत हुआ, तो उस एक्ट का आपको नाम भी पता होना चाहिए और वो ईयर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ईयर वाइज आपको क्या करना है, इनका चार्ट बनाना है कि पहले गवर्नर ये थे भाई, पहले गवर्नर आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे, तो इनका ये ईयर रहा है और इनके टाइम पे कौन कौन से वॉर हुए। तो ज़रा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कौन कौन से गवर्नर के टाइम पे हुआ था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स के ही टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी जैसे छोटी मोटी चीज़ें हो गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके बाद कौन आए, तो इनके बाद आपकी कॉर्नवालिस आए हैं। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई, जो आपकी टीपू सुल्तान थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ों को रिलेट करते हुए अपना आराम से आगे बढ़ते जाना है। फिर जैसे इनके बाद में कौन से आए, तो इनके बाद में आपके जॉन शोर आए थे, फिर इनके बाद में वेलेस्ली आए थे। तो आपको ऐसी चीज़ों को याद करना है। ठीक है, अब आपके जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल खत्म हो जाएगा, फिर आप देख लो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहाँ से बने हैं। तो मुझे ज़रा आप लोग एक बात बताओ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या है, बता दें भाई। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। और फिर ज़रा ये भी बताओ कि जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया है वो कौन है। फिर आपको ये भी देख लेना है कि फर्स्ट फ्री इंडिया के वाइसरॉय कौन है, फिर फर्स्ट फ्री इंडिया के फर्स्ट इंडियन कौन है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो है याद कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। ठीक है, फिर आपके ये हो गया कौन से इंपॉर्टेंट, जो 2-3 आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आएंगे, आपको मिलेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, तो वो किसने किए हैं, किसके टाइम पे हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या करनी होगी, देख के चलनी होगी। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगी, तो वो किसने लेके आई थी, तो वो डलहौजी लेके आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी एंड आपको याद कर लेनी है। क्लियर है, और आपको ये ईयर वाइज थोड़ा देख के चलोगे। ईयर वाइज आपको, जैसे मैंने माइंड मैपिंग का तरीका बताया है, उससे आप इस तरीके को फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका यहाँ से। फिर अब आपका आ जाता है 17th नंबर पर, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। अब इसके अंदर ना आपको ये सारा कुछ कहानी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या होता है, पूरी कहानी आप पढ़ने बैठ जाओ कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी आपके डिफरेंट प्लेसेस पे, जहाँ जहाँ पे आपका ये रिवॉल्ट हुआ, वहाँ पे आपके कौन कौन लीड कर रहे थे, कौन सी प्लेस पे। अगर मैं आपसे पूछूँ झांसी पर कौन थी लीडर, तो रानी लक्ष्मीबाई थी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बिठूर में कौन थे लीडर, ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं पूछूँ कानपुर में कौन थे लीडर, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बताएं ज़रा देख के, कौन कौन कहाँ कहाँ के लीडर थे।
ठीक है। अब ये बात होगी। दूसरी बात आपको क्या पढ़ लेना है, इसका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कॉज क्या था, यानी वो जो मंगल पांडे का सीन था वो क्या था, आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपका सिपाही म्यूटिनी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आपका यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 में खत्म हो जाएगा। इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी है, मेन पॉइंट देखने हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी बताने का यही मतलब है कि आप बस मेन पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, बस वही देखना है, उसके अलावा ज़्यादा देखने की कोशिश मत करना, समझ गए। ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका अगले नंबर पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको सब पता करना होगा, क्या करना होगा, इसका कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या फेजेस इसकी रही हैं। अब फेजेस में क्या हो जाएगा आपकी, इसमें कौन कौन से किस टाइम पे आपके मॉडरेट फेज़ रही, यानी किस टाइम पे आपके नरम दल गरम दल हैं, मॉडरेट फेज़ हो गई, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ हो गई, वो कब कब आई कब। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है सेशंस, कहाँ कहाँ पे इसका फर्स्ट सेशन हुआ, कहाँ सेकंड सेशन हुआ, कहाँ ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं, ये आप देख लेना, फेजेस हो गए, सेशंस हो गए। और हाँ, इनके जो लीडर्स थे वो क्या क्या न्यूज़पेपर छापते थे, जैसे पंजाब केसरी हो गया, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर था ना, तो वो कौन से फ्रीडम फाइटर छापा करते थे, ठीक है। तो मुझे ज़रा बताओ पंजाब केसरी किनके द्वारा पब्लिश किया जाता था, ठीक है। और फिर आपका जैसे लीडर्स हो गए, लीडर्स आपके कौन कौन से थे, उनका गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, इनके आपको इन सारे नाम पता होने चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे, और आपके गरम दल में कौन कौन थे, है ना, नरम दल में गरम दल में कौन कौन से नाम थे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब जरा मुझे यहाँ पर आप एक बात बता दो कि पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी का नाम क्या है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये मुझे बताएंगे। और यहाँ पे आपके रिवॉल्यूशंस, यानी जो जो आपके रिवॉल्यूशंस हुए हैं या फिर जो जो आपकी घटनाएं हुई हैं, कांड हुए हैं, जैसे आपका ये ले लो जलियांवाला बाग मैसेकर ले लो, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपका ये काकोरी बस कांड हो गया, ठीक है। तो इन सारी जो घटनाएं हुई हैं आपको वहाँ पर भी थोड़ी सी रीडिंग लगा लेनी है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना सेशन कवर कर लेना है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, महात्मा गांधी पे। तो महात्मा गांधी की आपको पूरी द गांधीयन एरा पढ़नी होगी कि ये किस टाइम पे इंडिया में आए, कौन से ईयर में, ईयर वाइज याद कर लेना महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, ईयर मत छोड़ना। तो कौन से ईयर में महात्मा गांधी जो है इंडिया आते हैं, कौन से ईयर में इन्होंने पहला आंदोलन किया, कौन से ईयर में इन्होंने दूसरा आंदोलन किया, ठीक है। बस इनके आंदोलन पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना। महात्मा गांधी के बारे में आपको आंदोलन पढ़ लेने, इन्हें कौन कौन से आंदोलन किए थे और कौन कौन सी जगह पे किए थे। जैसे कि दांडी मार्च है तो वो कहाँ पे हुआ था, अगर मैं आपसे बोलूँ इन्होंने कहाँ किस जगह जाके इन्होंने नील की खेती का जो है विरोध किया था, तो उसका जो रिवॉल्ट था उसका नाम क्या था, इनका जो मूवमेंट चला वहाँ पे, ठीक है। तो सत्याग्रह आंदोलन के बारे में कब शुरू किया, कब खत्म हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में देख लेंगे। वो लूसेंट में आपको एक ही जगह मिल जाएगी सारी चीज़ें, वहाँ पे आप बस रीडिंग लगा लेना। डेली आप 1 से 2 रीडिंग लगाओगे, आपका 5 दिन के अंदर पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल माइंड में रिटेन होने वाला, ठीक है। डेली बस आपको 15 to 20 मिनट्स की रीडिंग लगानी होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ लेना है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट बैटल्स फ्रॉम मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं आपके लिए खुद एक स्पेशल वीडियो लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैंने देखा कि कोई भी वीडियो यहाँ पे आपकी अवेलेबल ही नहीं है पूरे यूट्यूब पे कि जहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हैं बहुत अच्छे से कवर किए जा रहे हों। तो ये मैं लेके आना चाहता हूँ, तो आप बताएं जरा अपने जो आपके सजेशंस हों कि लेके आऊँ नहीं आऊँ, जो भी आपकी चीज़ें हैं, और अगर आपके कुछ और डाउट है तो वो भी बता देना। आपका हिस्ट्री का सेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि कैसे डील करना है। सबसे ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है कि भैया हिस्ट्री का सेक्शन कैसे डील करें, मतलब मैं सुन के परेशान हो गया हूँ कि बच्चों को हिस्ट्री में इतनी दिक्कत है, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल्ड जो है समझा दिया है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नोट्स बनाने का तरीका, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो इतना कर लेंगे आप। इसके बाद में ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स जो आपके मेडाइवल इंडिया के हैं वो सारे आपको लिख लेने हैं, कौन कौन से ऑथर हैं, किसके बारे, और हाँ वो बुक किसके ऊपर लिखी गई है वो भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, कौन सी बायोग्राफी है, ठीक है। और वो बायोग्राफी है तो किसने लिखी है वो बायोग्राफी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप कलेक्शन करके पढ़ लेना, नहीं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पूरा ये पढ़वा दूंगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, मैं या फिर श्वेता मैम आपको ये सारी चीज़ें कवर करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। और भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर करवा दिए हैं स्टैटिक जीके में, आप जाके देखें ज़रूर, ठीक है। जो प्रीमियम कोर्स चलता है ना मैम का, वो आप जाके ज़रूर देखा करो, ठीक है। खैर ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन अगर आप इस तरीके से कर लोगे ना तो हिस्ट्री का आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जरा मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है कि सर क्रोनोलॉजी को कैसे याद रखें, हाउ टू रिमेंबर क्रोनोलॉजी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या आपको लेके चलना है, कैसे क्या चीज़ों को कवर करना है। तो बड़े ध्यान से समझते जाएँ, सुनते जाएँ चीज़ों को। इसके बाद में हम अपना ज्योग्राफी के सेक्शन को मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये
वीडियो का पर्पज़ ही, जो मेन पर्पज़ है वो ये है, जो बच्चे बिल्कुल परेशान घूम रहे हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहा, कोई आपके लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस की वीडियो ही नहीं मिली मुझे जो आपको पूरा प्रॉपरली गाइड कर दे। तो इसीलिए मैंने समझा कि ये जो वीडियो है आपको एक दे दी जाए, जिसमें आपको हर चीज़ का टॉपिक, हर चीज़ का कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये सारा आपका कवर हो जाए बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो हमारा है और हमारा पूरा एनालिसिस है वो सारा अपना समेट के हमने आपके लिए टॉपिक्स बताए हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार करके चले जाओगे तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। चलो भाई फटाफट से आते हैं हम रिमेंबर कैसे करनी है क्रोनोलॉजी को। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से हरियंका डायनास्टी से लेके सारी चीज़ों को कवर करना होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हरियंका डायनास्टी के सबसे पहले कौन थे, तो बिंबिसार ने आपके फाउंडर थे। फिर अजातशत्रु आए, अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता को मार दिया था। फिर उदयन आए, फिर आपके अनिरुद्ध मंडा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लास्ट किंग पूछा जाता है इससे। तो इस टाइप की जो क्रोनोलॉजी होती है ना, यहाँ से ही आपके ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल याद करके रखना है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? आप यहाँ पे मैं जो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ अभी वो आप नोट कर लेना, और इन्हें आपको क्या करना है, सेपरेट पेज पर नोट करना है, और आप इसे डेली ना चिपका लो या फिर आप किसी चार्ट में लिख लो। तो इससे आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। आपको जो मिडेवल हिस्ट्री से जो डर लगता है ना कि मैं क्या, कौन सी डायनास्टी पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, तो वो आपकी सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपकी मैं यहाँ पे बात करने लगता हूँ कि शिशुनाग डायनास्टी, तो शिशुनाग डायनास्टी से बस दो इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। शिशुनाग, अब देखो ये पूरा मैं मिडेवल इंडिया का आपके सामने खोल के रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट होता है सर किसके बारे में पढ़ें, किसके बारे में ना पढ़ें। अब जितने भी मैं यहाँ पर नाम लूँगा उन सबके बारे में आपको एक एक बार गूगल करके देख लेना है। अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट आपका टेम्पल बनवाया है, कोई इंपॉर्टेंट काम किया है, तो वो आपको अपनी नोटबुक में डाल लेना है, बस इतना कर लो आप, और कुछ नहीं करना। आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करके, मतलब क्या नहीं किया आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ तक कि मेरी अभी तबीयत में ज़्यादा ठीक फील नहीं कर पा रहा हूँ, बट तब भी जैसा कि आपको बोला गया था कि आज आपको मिल जाएगा जीए का, बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो आपको ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। खैर देखो भाई, अब नंद डायनास्टी में अगर मैं बात करूं तो बस दो ही इंपॉर्टेंट किंग है, महापद्मनंद और इनके पुत्र धनानंद। अब मुझे बताओ जरा, धनानंद को इसने मारा, इन दोनों के बारे में आपको ये सारा देख लेना है, ठीक है। फिर आपकी इसके बाद आती है मौर्य डायनास्टी। अब आपका ये ना क्रोनोलॉजी चल रही है, जैसे कि आपका हरियंका डायनास्टी के बाद आती है शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद आती है मौर्य डायनास्टी। मौर्य डायनास्टी में कौन कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य हैं सबसे पहले, दूसरे हैं आपके बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त के पुत्र थे। फिर ऐसे ही आपके, फिर इसके बाद अशोका आते हैं। फिर ये जो रूलर है ना, अब ये ज़रा मुझे ये बताओ, अशोक के जो दो पुत्र थे, एक पुत्र थे एक पुत्री थे, इन दोनों को इन्होंने अलग अलग जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। उनके आप मुझे नाम बता दो जरा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद जो रूलर आए ईस्ट में, अब आपका ये क्या है, आपका जो इनका किंगडम था मौर्य किंगडम, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना बना रखा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये टूटने लगा, क्योंकि अशोक क्या हो गए थे, बौद्ध धर्म को इन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो धीरे धीरे किंगडम टूटने लगा और ये ईस्ट और वेस्ट में बट गया। ईस्ट और वेस्ट में बट गया तो क्या हुआ, ईस्ट में आपका दशरथ ने राज किया, फिर आपके वेस्ट में संप्रति ने राज किया। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए मौर्य के लास्ट जो रूलर रहे हैं वो कौन से रहे हैं, तो हो जाएंगे बृहद्रथ, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आपको याद करना है। मैं आपको एक पूरा तरीका बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, इसे आप नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी। और मतलब आप इसे कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, समझे। देखो अब आ गई है जैसे शुंग डायनास्टी। शुंग डायनास्टी में अगर मैं बात करूँ तो पुष्यमित्र शुंग सबसे पहले थे, इन्होंने फाउंड किया डायनास्टी को। फिर अग्निमित्र आए, फिर वासुमित्र आए, फिर देवभूति। तो इनके लास्ट वाले जो किंग हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे भाई? लास्ट किंग आपके निकल के आते हैं यहाँ पर देवभूति। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो अब देखो अगला जो आपकी डायनास्टी निकल के आती है, अगली डायनास्टी है कान्वा डायनास्टी। कान्वा डायनास्टी में क्या है, पहले किंग आते हैं वासुदेव, दूसरे आते हैं भूमिमित्र, तीसरे आते हैं नारायणा और चौथे आते हैं सुशर्मन। अब जैसे सुशर्मन है, इसके बाद में क्या हुआ, सातवाहन किंगडम आ जाता है। कान्वा डायनास्टी के बाद आपका कौन सा डायनास्टी आती है? सातवाहन डायनास्टी आती है। तो सातवाहन, तो सुशर्मन को किसने किल किया? सातवाहन ने किया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि सुशर्मन जो लास्ट किंग थे कान्वा डायनास्टी के, इन्हें किसने मारा? तो सातवाहन किंग ने मारा था आपकी सिमुका। क्लियर है? ये चीज़ें आपको रिलेट करके चलनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अलग आप नोट में अगर इसे पेपर में नोट कर लोगे चार्ट के फॉर्म में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसे अगर आप करोगे हिस्ट्री का सेक्शन आपको बोरिंग बिल्कुल लग ही नहीं सकता, ठीक है। देखो अब क्या हो गया, सातवाहनास आ गए। सातवाहन में आपके सबसे पहले यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले और दूसरे, सतकर्णी वन और आपके सिमुका। सिमुका जो है फाउंडर थे सातवाहन के, और इन्होंने किसे मारा था भाई? तो सुशर्मन को इन्होंने मारा था सातवाहना के सिमुका ने। क्लियर है? ऐसे आपको चीज़ों को करना है। अब कुषाण एम्पायर की बात करूँ, कुषाण एम्पायर में ओनली कनिष्क, कनिष्क के बारे में आपको सारी चीज़ें पता कर लेनी है। या आप फटाफट से गूगल में डालो कनिष्का, या फिर आप बुक में सर्च कर लो कनिष्का आपके कहाँ पर है। कनिष्क के बारे में कोई बुक है, इनके जो भी इंपॉर्टेंट काम हैं वो सारे आपको देख लेने, इन्होंने किसे किसे हराया, ये सारी चीज़ें
चीज़ें आप जो है देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्लियर है। फिर आ जाता है आपका गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर मैंने आपको बताया ही है कि इसका आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है और इनके टेम्पल्स, मतलब सारी चीज़ें देखनी है आपको गुप्ता एम्पायर से, क्लियर है। तो देख लो, गुप्ता एम्पायर जो इस्टेब्लिश किया था वो थे श्रीगुप्ता, और ये किसके पुत्र थे, ये थे घटोत्कच के पुत्र, क्लियर है। ऐसे आपको चीज़ों को जो है मेंटेन करके रखना है। ये मैंने आपको मतलब हिस्ट्री तो पूरी खोल के दिखा दी है, तो अब आई डोंट थिंक कि आपको हिस्ट्री में कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल सारी चीज़ों को जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, फिर आता हूँ मैं आपके ज्योग्राफी सेक्शन पर। ये आपके चंद्रगुप्त हो गए, फिर चंद्रगुप्त ये आपके ना 1 है, ठीक है। तो फिर आ गए हैं आपके, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, दूसरे चंद्रगुप्त हैं, ठीक है, याद रखना। फिर आते हैं आपके समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने क्या क्या काम किए, क्या क्या आपके लड़ाई, नेपोलियन किसे कहते थे इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इन सारे किंग्स के बारे में याद रख लेनी है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो सेक्शन है ख़त्म होकर आ जाएगा। चंद्रगुप्ता 2 सबसे ज़्यादा जो फियर्स वॉरियर हैं यहाँ के, चंद्रगुप्ता 2। और रामगुप्ता कौन थे, जरा मुझे ये भी बताओ। रामगुप्ता के भाई थे चंद्रगुप्ता। रामगुप्ता ने क्या किया, ये हार गए तो ये अपनी वाइफ को छोड़ के आ गए थे एक शेव्स के पास, ठीक है। तो उनसे फिर जाके चंद्रगुप्त 2 जाके उसे मारते हैं और अपनी जो इनकी सिस्टर इन लॉ होती हैं उन्हें लेके आते हैं और शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। कुमार गुप्ता हो गया, तो मुझे बताओ जरा नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई है। फिर स्कंद गुप्त हो गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए, गुप्ता के बारे में पूछा ही जाता है हमेशा कि गुप्ता एम्पायर का लास्ट किंग कौन था, तो स्कंद गुप्ता, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा हमेशा। अब आता हूँ नेक्स्ट जो आपका है पोस्ट गुप्ता पीरियड। फिर आपको ऐसे देखना है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड कौन सा, तो वर्धन डायनेस्टी में आपको हर्षवर्धन देख लेना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका त्रिपार्टाइड स्ट्रगल हो जाएगा। त्रिपार्टाइड स्ट्रगल में मैंने आपको बताया 3 आपके जो किंगडम है वो निकल के आ रहे होते हैं, जैसे गुर्जरा प्रतिहारा हो गया, तो नागभट्ट वन, मेहर भोज, महेंद्रपाल। इन तीनों के बारे में आपको देखना कुछ नहीं, बस जो आपके प्रतिहाराज है उसमें अगर किसी ने आपका टेम्पल बनवाया है, कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट बनवाया है, तो वो आप देख लेना कौन से किंग ने बनवाया, बस बात खत्म। और पाल डायनेस्टी में किसने क्या बनवाया ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। इनसे बस आपका यही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई टेंपल या फिर कोई मॉन्यूमेंट बनवाया गया है तो वो कौन से वाले किंग ने बनवाया था। और पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, गोपाल इसके फाउंडर हैं, क्लियर है, धर्मपाल और रामपाल। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये महेंद्रपाल, इसे कन्फ्यूज़ मत कर जाना, महेंद्रपाल प्रतिहारा हैं और ये वाले जो आपके 3 पाल हैं, धर्मपाल, रामपाल और गोपाल, ये पाल डायनेस्टी के। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है ना कि निम्न में से पहचानो कौन सा पाल डायनेस्टी से नहीं है, तो याद रखना जो आपके ऊपर है कौन से, महेंद्रपाल, ये पाल डायनेस्टी में नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप बात को समझ पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो क्या, ठीक है। अब राष्ट्रकूटास के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके बारे में जो भी इन्होंने इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट बनवाया है वो देख लेना, और ज़्यादा कुछ है नहीं। राजपूता, गजनी एंड गोरीज मैंने बताया, बस बेसिक रीडिंग देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो दिल्ली सल्तनत मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे कैसे करना है, तो मैं इसको जरा सा हटा देता हूँ। अब फटाफट से आ जाते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में आपको क्या देखना है, बाबर के बारे में सारा पढ़ना है, हुमायूं के बारे में पढ़ना है, अकबर के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, शाहजहाँ के बारे में भी पढ़ना है, और आपका औरंगजेब के बारे में भी पढ़ना है। यहाँ पर आपका जहांगीर छूट गया, जहांगीर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, जहांगीर, क्लियर है। तो आपकी ये जो है क्रोनोलॉजी याद रखनी है, किसके बाद में कौन आया, तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करके चलना है। बात मेरी समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, ठीक है। जहांगीर मिसिंग है, वो आप यहाँ पे कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग जो है टाइपिंग में छूट गया होगा। ये एक बात और बता दूं आपके लिए, ये पूरी जो पीडीएफ है ना, ये मैंने ही प्रिपेयर की है पूरे आपके लिए, सारे टॉपिक्स जो मैम है, श्वेता मैम है आपकी, और हमने सारे मिलके टॉपिक्स आपके डिसाइड किए और फिर ये सारी टाइपिंग की गई है, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हो। अब क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है आपके इस पूरे टॉपिक को तैयार करने में, कैसे क्या की स्ट्रेटेजी आप देख ही रहे हो, पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। यहाँ से अगर आप कर लोगे, आपका 1 नंबर नहीं जाना कहीं भी। बात की गहराई को समझ पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सेशन को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करके बताना भाई कैसा लगा, कमेंट करके बता देना, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। जितना भी कष्ट होता है ना इन सारी वीडियोज़ को बनाने में, वो सारा कष्ट दूर हो जाता है। बात की गहराई को समझ पा रहे हो, ठीक है। और लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो माता रानी पाप दे देगी, समझे। चलो, अब ये हो गया आपका हिस्ट्री का सेक्शन। आई होप कि आपको हिस्ट्री की पूरा का पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा। एंड अब आपको कोई डाउट नहीं होगा हिस्ट्री के सेक्शन में। अब मैं आपको ज्योग्राफी का सेक्शन डील करूँगा कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या करना है। ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, बस जो बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक आपके टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा आपको कैसे क्या करना है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जब भी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ें अपने पास में एक मैप रखें, ठीक है। उस मैप में आप देखते जाएंगे कि कहाँ से जो सबसे पहले आपके पास में ड्रेनेज सिस्टम में क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम में आपको सारी रिवर्स पढ़नी है। आपके 3 सिस्टम है, द इंडस सिस्टम, द गंगा सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, और इसके बाद में आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम क्या है, जो आपका ये पेनिनसुलर वाला पार्ट है ना इंडिया के नीचे वाला, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पेनिनसुलर जो आपका रिवर सिस्टम है। तो आपको इसमें कैसे कवर करना है, जो आपका इंडस सिस्टम है इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप
आपका बस JNK यानी जम्मू कश्मीर में आपकी ये नदी जो है बहती है इंडस सिस्टम से। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है और आपको मैप जरूर देखते जाना है इन सारी चीज़ों के साथ में। अब गंगा सिस्टम आ गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल के आता है द गंगा सिस्टम और द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इन दोनों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है अच्छे से। और गंगा सिस्टम में कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और आपकी कौन सी रिवर कहाँ से कहाँ जा रही है, किसी कौन सी रिवर आपकी नेपाल में से अगर एंटर होती है तो नेपाल में उस रिवर को हम क्या बोलते हैं, गंगा को क्या बोलते हैं नेपाल में, ब्रह्मपुत्र को नेपाल में क्या बोलते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या हैं। आपको इन दोनों सिस्टम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है द पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें भी आपको पेनिनसुलर की आपकी जो भी महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदीज़ हो गई, आपकी कृष्णा नदी हो गई, ठीक है, इन सारी नदियों के बारे में आपको ये सारी पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र और पेनिनसुलर, आपका ये भी आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको ये 3 सिस्टम तो बहुत ज़्यादा याद करके रखने हैं, इनके बारे में क्या क्या इनकी ट्रिब्यूटरीज़, इनमें जो रिवर आती हैं, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग जा रही है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग जा रही है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कौन सी कहाँ गिरती है। तो आपको ये सारी जो है चीज़ें याद रखनी है और ये आप लूसेंट से जाके रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा दे रखा है लूसेंट में, तो आप जाके लूसेंट की बुक से रेफ़र कर सकते हो। नहीं तो मुझे बता देना, हमारे जो हमारा चैनल है उस पर भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज करके लेके आएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, टाइम टू टाइम आपको देखते जाना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है। बस जो भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर यहाँ कन्फ्यूज़न होता है मुझे, या फिर ये डाउट होते हैं यहाँ पर, तो वो हम चीज़ों को धीरे धीरे प्रोवाइड करवाते जाएंगे, ठीक है। तो ये फ़िलहाल आपको ड्रेनेज सिस्टम ऐसे पढ़ना होगा, लेकिन मैप को हमेशा याद रखना, मैप आपको बिल्कुल साथ में रखना है। फिर आती है आपकी माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया में आपको क्या करना है, हिमाद्री हो गया, आपका 3 रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस, ठीक है। लेसर, हाइयर और मिडिल आपके जो हिमालयाज़ हैं और आपके जो प्लेन्स हैं, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए आपके, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। हिमालय की जो भी माउंटेन रेंजेस है, कहाँ से लेके कहाँ तक आपका फैला हुआ है, कहाँ पे आपके कहाँ से लेके कहाँ तक का एरिया हिमाद्री में आता है, कहाँ से लेके कहाँ तक का हिमाचल में आता है, और कहाँ से लेके कहाँ तक का आपका शिवालिक रेंजेस में आ रहा होता है, ठीक है। तो बात क्लियर है कि आपको ये सारी चीज़ें भी जो है देख लेनी है। चलो भाई, अब हिमाद्री क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। हिमाद्री होता है आपको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं इसको, और हम हिमाचल को बोलते हैं लेसर हिमालय, और जो हमारी शिवालिक रेंजेस हैं ये होती हैं आउटर हिमालयाज़, ठीक है। आउटर हिमालय बोलते हैं हम इसे, क्योंकि हिमालय के जो बाहर का हिस्सा है ना, पेरीफेरल वाला, उस एरियाज़ में आपकी ये रेंजेस है। तो ये रेंजेस आपकी कहाँ कहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मैप से ही देखनी है, ठीक है। मैप तो आपको इसमें भी साथ में रखना है, आपको इसमें मैप प्रेफर करना है, क्लियर है। अब आपके ये 2 टॉपिक हो गए। फिर आप उठा लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, ये भी मैप से ही होगा आपका। जो इंपॉर्टेंट पासेस है, जैसे जोजिला पास हो गया, और आपका बुर्जीला हो गया, जोजिला हो गया, बाराला हो गया, चाला हो गया, शिपकीला हो गया, नीतीला हो गया, ये सारे पासेस हैं कहाँ पे, कहाँ कहाँ की 2 जगह को जोड़ते हैं, कहाँ की माउंटेन रेंजेस से निकले हैं। ये सारी चीज़ें कब समझ में आएंगी, जब हम सारे मैप को जो है देख रहे होंगे अच्छे से, क्लियर है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई आपको कैसे कैसे पढ़ना है। फिर आ जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, इसके ऊपर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है स्टैटिक जीके में, आप जाके बस वो देख लेना, कुछ नहीं पढ़ना उसके अलावा। एयरवेज़ का, वाटरवेज़ का, रेलवेज़ का और आपका रोडवेज़ का, ठीक है। रोडवेज़ भी इसमें इंक्लूड करना है, जो आपके नेशनल हाईवेज़ हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में सारे फैक्टर जो आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, वो उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, और जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। उसकी मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा स्टैटिक जीके के 50 टॉपिक्स की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन आप देख लेंगे इस तरीके से। उसके बारे में जो फैक्ट है ना इंपॉर्टेंट, वो बस देखना है हमें। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, रोडवे, हाईवे, आपका वाटरवे कहाँ पे है, इनलैंड कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर आपको देखना क्या है, सॉइल्स ऑफ इंडिया। आपकी सॉइल ऑफ इंडिया कहाँ पे लेटराइल सॉइल है, कहाँ पे कौन सी सॉइल है, तो सॉइल के जो भी टाइप्स हैं आपको वो सारे भी यहाँ पर देख के चलने होंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी सॉइल इंडिया में पाई जाती है, इसके बारे में आप देख सकते हो, टाइप ऑफ सॉइल कौन कौन सी है। तो बस इसके बारे में देख लेना है, कौन सी रीजन में कौन सी सॉइल है, बस ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। फिर आता है आपका क्रॉप सीजन रावी कब होता है आपका, ठीक है। रावी क्रॉप कब आती है, और आपकी कौन सी खरीफ क्रॉप कब आती है, कौन सी खरीफ क्रॉप है, कौन सी रबी क्रॉप है, आपको ये सारा देख लेना है। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया देखने हैं, और नेचुरल वेजिटेशन आपका कहाँ पे कौन सी जो है नेचुरल वेजिटेशन आपकी मिल रही होती है। ये टॉपिक आप लूसेंट से भी देख सकते हो, और आपका जो अरिहंत की बुक है उससे भी आप देख सकते हो, मनोहर पांडे जी की, उसमें से आप जाके ये रेफ़र कर लेना। बस छोटी सी चीज़ें आप बस एक दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ रॉक्स भी पढ़ लेने हैं, कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, कौन सी आपकी जो काफ़ी साल तक दबे रहने की वजह से कौन सी रॉक बनती हैं,
और रॉक के टाइप्स क्या क्या हैं, इनके बारे में आपको बेसिक बेसिक पढ़ लेना है। डेफिनेशंस होती हैं छोटी छोटी, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। बस वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, एक दिन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको 1 घंटे की रीडिंग लगानी होगी बस आराम से, और कुछ नहीं है। इसके बाद में आपकी इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस हो गई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ड्यूरेंट लाइन किस किस के बीच में है आपकी, ठीक है, और क्रॉस लाइन किस किस के बीच में है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि ड्यूरेंट लाइन कौन कौन से देश के बीच में है। क्लियर है? चलो, ये आपकी बाउंड्री लाइन्स है, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट जो भी बाउंड्री लाइन्स हैं वो आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है अब, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स एंड पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज टॉप 10 कंट्रीज़। अब जरा मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको ओशियंस देख लेने, कौन कौन से ओशियंस हैं आपके, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेने हैं। इसके बाद में आपका पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज जो कंट्री है ना अपनी, पॉपुलेशन मतलब पूरे विश्व में आपकी सबसे पहले नंबर पे कौन सी पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना है, ठीक है। तो इनका आपको टॉप 10 कंट्रीज़ का ऑर्डर याद करके रखना है, किनकी पॉपुलेशन के हिसाब से और उनके एरिया के हिसाब से, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रख लेनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है सबको? अब इसके बाद में आपको डेजर्ट्स ऑफ इंडिया हो गए और इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड हो गए, यानी कि आपका जो इंडिया में इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं उनके नाम याद रख लेना, और आपके वर्ल्ड में जो कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, या फिर शायद करवा दिए गए हैं चैनल पे, आप एक बार चेक करना। वो आपको डेजर्ट की वीडियो भी अगर नहीं आई है तो मिल जाएगी, अगर आ चुकी है तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, आपको वही करने हैं, ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है। बेसिकली होता क्या है ना कि ज्योग्राफी का काफ़ी सारा पार्ट हमारा स्टैटिक में कवर हो जाता है, जैसे पासेस हो गए, तो पासेस वगैरह ये सारे स्टैटिक जीके में भी कवर हो जाते हैं। तो मोस्टली पोर्शन जो है इसका स्टैटिक जीके में चला जाता है, तो ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ तो बचता नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब आपके डेजर्ट हो गए, तो फिर वाटरफॉल्स और लेक्स ऑफ इंडिया हो गई, कौन सी सॉल्ट लॉक है, कौन सी सॉल्ट लेक है आपकी इंडिया की, ठीक है। और लूनी रिवर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लूनी रिवर ज़रा बताना कहाँ पे है, ठीक है। सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने से ना आपका माइंड थोड़ा सा जागृत होगा। अगर नहीं पता है तो आप जाके सर्च करोगे और उससे ही आपका जो है पता चलेगा आपको चीज़ें कैसे कैसे तैयार करनी है। दिक्कत ये है ना, आपको स्पून फीडिंग करा देते हैं लोग, स्पून फीडिंग नहीं कराने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, वाटरफॉल देख लेनी है आपको, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कहाँ से, जोग वाटरफॉल जरा बताओ कहाँ पे है, जोग वाटरफॉल कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको वाटरफॉल देख लेनी है, लेक्स देख लेनी है, इसके ऊपर आपको स्टैटिक में वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। कोई इशू नहीं है आपको, ये सब हो जाएगा। अब देखो अगला टॉपिक आपको कौन सा करना है। इसके बाद में हमारा 12 नंबर पे क्या आ जाता है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमें कुछ नहीं करना, बेसिक जो आपके प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्डर याद कर लेना है, कौन सा पहले आता है, कौन सा अर्थ के पास में है, कौन सा सन के पास में है, और प्लैनेट्स का जो बेसिक ऑर्डर होता है वो आपको कर लेना है। इसके ऊपर आपकी एक वीडियो भी आपको ट्रिक के साथ में करा दी गई है कि कैसे आपको प्लैनेट का ऑर्डर याद करना होता है। तो बस छोटी मोटी चीज़ें आपको कर लेनी है कि आपका कौन सा किसका स्टार है, कौन सा आपका सन, सन के बारे में आपको कुछ चीज़ें पढ़ लेनी होंगी, जैसे सन का जो आउटर जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ लेनी है सोलर सिस्टम से, ज़्यादा आपको अंदर उसके डीप में नहीं जाना, बस उसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है, जैसे कौन से प्लैनेट के पास में 2 मून है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपको कर लेनी है इससे। फिर आगे आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में आपको बस बेसिक पढ़ लेने हैं और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आता है आपके कौन सा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर हो गया है ना। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में आपके कौन कौन से स्फेयर की लेयर होती हैं, आयनोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ये सारी जो भी लेयर्स के बारे में पढ़ाई होती है आपकी। और भी इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपकी अर्थ की कितनी लेयर होती हैं और कौन सी लेयर कहाँ पे मिलती है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट हो गया, कोर हो गया, उसको कौन कौन सी लेयर आपकी क्रस्ट होती है, कौन सी कोर होती है, कौन सी ऊपर से नीचे आधे टाइम हमको मिल रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटीरियर ऑफ अर्थ में आ जाती हैं। फिर इसी तरीके से आपका आता है 16 नंबर पे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गए, डैम्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। ये सारी चीज़ें आप कर डालें, ये आपका बेसिकली स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको डैम्स हो गए, रिवर्स हो गए, रिवर्स के ऊपर जो भी डैम बने हुए हैं, तो इन ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सारी चीज़ें वैसे स्टैटिक जीके में भी आ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने स्टैटिक जीके में ली हुई हैं, तो मैंने यहाँ से उन चीज़ों को हटा दिया है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये सारी चीज़ें भी हैं स्टैटिक जीके के, आपकी 50 टॉपिक की जो सीरीज़ है उसमें वो करा दिया जाएगा। फिर आपका आता है सिटी बिसाइड रिवर, ये भी आपका हो ही चुका है, ठीक है, सिटी बिसाइड रिवर। और स्टेट्स एंड करेंट्स कर लेना आप एक बार, ज़्यादा कुछ आता नहीं है इससे, लेकिन कर लेना। सेंसस ऑफ 2011 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो आप पक्का पक्का पढ़ लेंगे कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कितने लोग लिटरेट है, कितने इलिटरेट हैं। यहाँ पे आपको ना नंबर पढ़ लेना है, कौन सा फर्स्ट नंबर पे, कौन सा लास्ट नंबर पे अपना स्टेट इंडिया में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस इतने सारे जो आपके 20 टॉपिक निकल के आते हैं ना ज्योग्राफी में, आप इतने टॉपिक 20 कर लोगे तो आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते भी नहीं है ज्योग्राफी से। मेनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4-5 बताए हैं ना, आप उतने भी कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा। इसके बाद में तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। बाकी आप लेक्चर्स को लगातार देखते रहो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जो टॉपिक मैंने बताया लूसेंट से देख लेना, वो आप लूसेंट से पढ़ लेना, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे फिर क्वेश्चंस भी करा दूंगा। क्लियर है? हटाता हूँ इसको। अब देखो, अब आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा,
अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे। इसके ऊपर वैसे आपकी ऑलरेडी जो है श्वेता मैम की वीडियो आ चुकी है स्ट्रेटेजी की पॉलिटी की, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। एक बार मैं आपको और फिर से रिपीट कर देता हूँ कुछ चीज़ों को। जैसे आपको इसमें जो इंपॉर्टेंटली क्या देखना है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है आपको, सोर्सेस ऑफ आर्टिकल देख लेने हैं, कहाँ से आपको क्या, आपको पता ही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से ली गई हैं, तो कहाँ से क्या बोरो किया गया है वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देख लेनी है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में, ठीक है। इसके बाद में आपका फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है आपको। ये पूरा फंडामेंटल राइट को, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं, ये पूरे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूँ तो उसमें आपको 19A, 19B, 19C, 19E, 19D, 19E, 19F, ये पूरे 6 के 6 पार्ट में क्या क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका 19A में क्या है, 19B में क्या है, 19C में क्या है। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लेना। आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही हैं। आजकल आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आपके 80% क्वेश्चन है वो आर्टिकल्स से ही आ रहे हैं, क्लियर है। तो आर्टिकल्स कर लेने सारे, जैसे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फिर आपके पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है, कौन से पार्ट में क्या है, कौन से शेड्यूल में क्या है, ये सारे आपके पार्ट एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और ये पूरा कोर्स ना, आपको कहीं टेंशन नहीं लेनी, कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चैनल पे जो वीडियोज़ आ रही हैं वो देखते जाना, उसमें आपको पूरा जो इम्पोर्टेंट, इसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो आपको मैम पढ़ा रही है, ठीक है। और फिर आपका डीपीएसपी हो गई, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। डीपीएस को आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होती हैं। लैंग्वेजेस हो गई आपकी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, इनके ऊपर क्या क्या अमेंडमेंट हो चुके हैं, कौन से अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज आई, और कौन से शेड्यूल में आपकी लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करके रखनी है इसमें, क्लियर है। फिर आ जाता है आपका इमरजेंसीज़ का पोर्शन, की इमरजेंसीज़ कौन सी होती हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो कौन कौन सी इमरजेंसीज़ होती हैं ये भी आप देख लेना, कौन से आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल्स आपको सारी चीज़ के देख के चलने हैं। अब देखो जैसे आपका फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, यही बात है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बता रहा था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको देख के चलने होते हैं। जैसे ऊपर वाले फंडामेंटल राइट के हो गए, ये स्टार्टिंग के तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, डीपीएसपी हो गया, और फिर आपके जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो गए ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं ना वो आपको पीएम के, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इनके आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए, और वो आपको कवर करा दिए जाएंगे कैसे याद करना है, वो सारी स्ट्रैटेजी, वो सारे तरीके भी याद करने की ट्रिक्स वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और अब टॉपिक देखें आप कौन सा है। रिट्स हो गए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो गई, ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। रिट्स हो गए आपके, कोर्ट की हेबस कॉर्पस होती है, तो हेबस कॉर्पस की रिट का मतलब क्या होता है, तो बस बेसिक बेसिक मतलब क्या होता है, कौन कितनी रिट होती है एक कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में कितनी रिट हैं, क्या क्या आपकी रिट के अकॉर्डिंग, क्या किस रिट का मतलब क्या होता है, कि अगर कैदी को मुझे पेश करना है तो ये कौन सी रिट में आता है, ठीक है। फिर आपका हो गया 11 टॉपिक, ओथ हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, टर्म हो गया, एज हो गया, इम्पीचमेंट हो गया। ये सारे जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया, जजेस हो गए, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इन सारे चीज़ों की जो भी आपकी ओथ है, अपॉइंटमेंट है, टर्म है, एज है, इन सब के बारे में, इम्पीचमेंट कह लो या रिमूवल कह लो, या फिर आप यहाँ पर रेजिग्नेशन बोल दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, और इसके ऊपर पूरी एक वीडियो आ चुकी है आपकी, वो आप देख लेना। उसकी लिंक जो है मैं आपको अगर देखो वीडियो के ऊपर आपको आई सेक्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, उस पर आप टैप करोगे ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप ध्यान से। इसके बाद में आपका क्या आता है, प्रेसिडेंट एंड पीएम, इनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कवर हो जाएगा। फिर आपका गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, और आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोर्ट एंड जजेस, ठीक है, इनके बारे में आपको सारी बातें पढ़ लेनी है। अब इनके अलावा आपको क्या पढ़ना है, पंचायती राज हो गया, पंचायती राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारे आपको अमेंडमेंट याद रखने, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज आया था आपका, और पंचायत क्या क्या काम करती है, क्या क्या उसके पास राइट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और आपका म्यूनसिपैलिटी होता है ना, म्यूनसिपैलिटी, अभी जैसे ये अदर्स वाला सेक्शन जो है, ये इसमें आपका म्यूनसिपैलिटी आ जाता है, कैग आ जाता है ना, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी हैं, ये सारी चीज़ें भी क्वेश्चन में आ जाती, आपके एग्जाम में आ जाती हैं कभी, तो ये भी आप देख के चल लेना, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए तो आपका कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो करा दी जाएंगी, तो डोंट वरी, आप वो देखते रहें आराम से, आपकी पॉलिटी तो कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई इसको हटा दो, अब देखते हैं अपना जो नेक्स्ट पोर्शन आता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी हमें कैसे कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें कर रहे होंगे। अब हम बायोलॉजी का पूरा स्ट्रेटजी समझेंगे, टॉपिक समझेंगे, इसे हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई अब देखते हैं। तो बायोलॉजी में आपका सबसे पहले आपका जो काम होगा, आपको सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स है बायोलॉजी के वो पढ़ लेने हैं, और जो फादर है ना डिफरेंट सेक्शंस में, कि आपका सेल जो सेल की डिस्कवरी किसने की, या फिर बायोलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के फादर कौन है, तो इन सारे फादर्स के आपको नेम याद कर लेने हैं। इसके बाद में आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, जो कुछ नहीं बेसिक सी चीज़ है, जिसे
सबसे सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, इनके आपको जो प्रपोज़ किसने किया, जैसे आपके जो विटेकर हैं इन्होंने इसको प्रपोज़ किया है। दूसरे नंबर पे ये आपका कौन कौन आता है इसमें, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, आपके ये जो है 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन होती है। फिर इसके अंदर आपके क्या क्या आ रहे होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ मशरूम, तो मशरूम कौन से किंगडम में आता है, तो मशरूम आता है फंजाई में। ठीक है, तो आपको बेसिक एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है इसके। ठीक है, तो आपका ये काम हो गया। तीसरा टॉपिक आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी आपका क्लासिफिकेशन फिर जो अलग अलग होगा ना, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन होगा, इसे आप साइड में रख दो। और एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन सबसे पहले पूरा का पूरा पढ़ लेना। जितने भी फाइलम्स हैं उन सारे फाइलम के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। टेरिडोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा के अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी होगी, बॉटनी में आपका ये पार्ट आ जाता है टेरिडोफाइटा का। जिम्नोस्पर्म्स वगैरह हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए। तो प्लांट्स का आप बाद में कर लो, नहीं कर लो वो बात अलग है, लेकिन आपको जो ह्यूमंस का है ना, ह्यूमंस का तो बहुत ज़्यादा करके रखना है। जो आपको जूलॉजी में से फाइलम प्रोटोजोआ हो गया, फाइलम पॉरीफेरा हो गया, इनसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये आप पक्का लिख के ले लो। तो एनिमल किंगडम के आप एग्जांपल्स बिल्कुल याद करके रखना, जितने भी फाइलम्स आपके निकल के आते हैं। जैसे आपका एनिलीडा हो गया, एनिलीडा का आप एग्जांपल बताओ जरा मुझे कोई। फाइलम एनिलीडा का एग्जांपल अर्थवर्म होता है। ठीक है, जिनके आपके बहुत ज़्यादा कट के जो उनकी वो बनती है ना, मोलुस्का हो गया, मोलुस्का किसका एग्जांपल है, फाइलम मोलुस्का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है, आपको एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इनमें। ठीक है, बस इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में वेट अ सेकेंड, साइटोलॉजी आ जाता है आपका नंबर 4 पर। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो आपकी सेल की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल होता है। सेल के अंदर क्या क्या आपके पार्ट होते हैं, कहाँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, इसी में आपका राइबोसोम आता है। तो सेल के बारे में आपकी जो भी चीज़ें हैं, बेसिक सेल से आप शुरू करो, उसके बाद में आप पूरा टिश्यू हो जाता है। टिश्यू कितने टाइप का होता है, एपिथेलियल होता है, मस्कुलर होता है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको साइटोलॉजी और सेल स्ट्रक्चर में ये सारी बेसिक चीज़ें, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, जितने बेसिक टर्म है ये सारे आपको पढ़ लेने होंगे और देख लेना होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें को इसमें कंप्लीट कर लेनी है। आगे बात समझ में, फिर अलग से आपको ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम हो गया, डीएनए, आरएनए, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। और आपकी जो डीएनए की पेयरिंग होती है ना, एक्स वाई होता है, वाई एक्स होता है, फिर आपका एक्स एक्स वाई जो भी डिफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो इससे जो भी आपकी डिफॉर्मेशंस आती हैं डीएनए के वजह से, वो सारी भी पढ़ लेनी है। उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, उनके नाम भी पढ़ लेना है। फिर आपका जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स में आपका यही आता है कि कौन सा क्रोमोसोम क्या मिलता है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर आपकी डिफॉर्मिटी हो गई, कभी कभी एक्स एक्स वाई मेल कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है, तो वो किस हार्मोन की वजह से आ जाता है, क्या उसका जो आपका पेयर बनता है वो किसका बनता है, कितने पेयर्स को ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में आपका आता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो आपको सारे के सारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम एक एक करके पढ़ डालने हैं। ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन काफ़ी वाइड है, लेकिन क्या है कि अगर आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं 40+, तो मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 30 के नीचे आसपास कहीं 20-30 के बीच में सेटल होना चाहते हो तो बात अलग है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, आपको बस मैं बता दूंगा कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वो पढ़ लेंगे। लेकिन अगर 40+ पे जाना है ना, तो इसकी कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ह्यूमन बॉडी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है अपना, सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कर लेना है। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, या फिर आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक ही चीज़ है, ये आपका पूरा एक ही में कवर हो जाएगा। सर्कुलेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, ये सारा आपको कवर कहाँ से करना है, ये आप लूसेंट से एक बार रीडिंग कर लेनी है इसकी। ठीक है, लूसेंट से इन सारे सिस्टम्स की आपको रीडिंग कर लेनी है। इसके बाद में बताना है अगर कुछ डाउट आता है। ठीक है, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उनसे आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। क्लियर है। फिर आपका ये नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम को आपको कैसे करना है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। स्केलेटन सिस्टम हो गया, फिर आपका मस्कुलर सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे सिस्टम, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें आपका ह्यूमन हार्ट हो गया, ह्यूमन हार्ट भी पता होना चाहिए। आपका ह्यूमन ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, फिर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रूल्स हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्लड के बारे में, ये ब्लड में आपके क्या क्या होते हैं। अगर हम WBC की बात करें तो उसका जो नाम होता है, WBC को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं कि थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें। और आपका ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फिर आपका ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न रूल क्या होते हैं, कौन सा ब्लड किसके साथ दिया जा सकता है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव को दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में आपका एक और यहाँ पे ऐड कर लेना ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ह्यूमन हार्ट के बारे में, कहाँ ऑर्टा है, कहाँ आपका वेंट्रिकल्स हैं, कहाँ से ब्लड जाता है, कौन सी आपकी पल्मोनरी वीन है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ह्यूमन हार्ट जो है बिल्कुल याद करके रखना है। ठीक है,
ह्यूमन आई हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसके बारे में। बस थ्योरी आप आराम से पढ़ते जाओ, सारी चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी, बार बार उसे पढ़ोगे सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ इशू आता है बताना, उसके ऊपर हम जो अगर आपको कोई टॉपिक है बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो 9th वाला जो आपका टॉपिक निकल के आता है वो है आपका विटामिन, जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं और उनका केमिकल नाम याद कर लेना है। जैसे कि अगर आपका मैं बोलूँ विटामिन ए का नाम बताओ तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, और आपका फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो विटामिन का सारा क्लासिफिकेशन, उनके केमिकल नाम और उनसे की डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन से रोड जो आपकी डिजीज़ होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। जैसे रिकेट्स, अगर मैं बोलूँ रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होता है तो मुझे बता देना, ठीक है। अब बताओ ये आपका 10th वाला जो है टॉपिक वो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड प्रोटीन, जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनके बारे में बस छोटा सा पढ़ लेना। आपका ये बस 15-20 मिनट की रीडिंग लगेगी इसमें, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लेना। इसके बाद में ह्यूमन डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो ह्यूमन डिजीज़ में आपको कैसे पढ़ना है, ह्यूमन डिजीज़ में आप क्या करेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे कि वायरस से कौन सा डिजीज़ होता है, बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज़ होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज़ होता है। इन सब के आप अलग अलग याद कर लो और फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रोटोजोआ से ये डिजीज़ होता है, फिर उस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ का आप नाम देख लो, ठीक है। तो आपके पास इतनी से क्वेश्चन बन रहे होते हैं घुमा फिरा के, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। डिजीज़ में आपको इतना कर लेना है, डिजीज़ में आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है जो आपकी डीएनए की डिफॉर्मिटी से, क्रोमोसोम की डिफॉर्मिटी से जो आपकी डिजीज़ होते हैं वो कर लेने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है आपका, जो चीज़ें खोजी गई हैं वैज्ञानिकों ने, क्या क्या खोजा है, किसने क्या खोजा। माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजा है, राइबोसोम किसने खोजा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसने जो आपके इंपॉर्टेंट डिस्कवरर्स हैं वो आपको पढ़ लेना है। इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ लेना एक बार, जो डाल्टन की है, कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा, एक 15 मिनट की रीडिंग भी नहीं लगेगी आपकी, डाल्टन की थ्योरी पढ़ लेना वो ध्यान से, ठीक है। तो आपका ये जो है बायोलॉजी का पोर्शन इतना सारा आप कर लोगे तो बायोलॉजी हो जाएगी पूरी ख़त्म, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। बस आपको मुश्किल से ये पूरा काम कंप्लीट करने में 30 डेज़ लगने चाहिए, ठीक है। 30 डेज़ वही बहुत अच्छे से, जब आप डेली बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तब जाके आपको 30 डेज़ लगेंगे, जब आप डेली बस 1 घंटे का 1 आवर का टाइम दे रहे हो, उसमें 30 मिनट्स का टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा स्ट्रेटेजी बायोलॉजी के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बायोलॉजी में आपको इस तरीके से जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे और इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर सेशन अच्छा लगता जा रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब आता हूँ ज़रा नेक्स्ट पर। देखें भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो होने वाला है इकोनॉमिक्स। तो अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, वैसे इसके जो क्वेश्चंस हैं ना इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बस आपको मैं 1-2 पढ़ना है तो पढ़ना है इसे, नहीं तो आप बेसिक जो आपके करंट अफेयर में बजट होता है, यूनियन बजट हो जाता है, इधर उधर के बजट होते हैं, वो पढ़ लेना। अगर आप इसे लास्ट में, जब आपके पास टाइम बचता है, अगर आपका CHSL का एग्जामिनेशन है, टाइम नहीं बच रहा है तो दैट्स ओके, आप इसे थोड़ा सा छोड़ सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देता हूँ जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे आपका नेशनल इनकम हो गया, GDP, NDP, GNP, NNP, इनके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप, आप इनका पढ़ो ना पढ़ो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, ठीक है, कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद में आता है फैक्ट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो अभी आपके फैक्ट हैं। फिर आपका इन्फ्लेशन कर्व हो गया, थ्योरी हो गई, इसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई कर्व हो गया। तो बस ये पढ़ लेना, ठीक है। अगर CHSL का एग्जाम देने भी जा रहे हो तो ये पढ़ लेना, आपका जो डिमांड एंड थ्योरी सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। बस इसके बाद में आपका 5 ईयर प्लान से तो क्वेश्चन आते नहीं है अब ज़्यादा, तो 5 ईयर प्लान बस एक बार आप ऐसे मोटा मोटा देख लेना कि क्या क्या है उसमें। नीति आयोग के बारे में देख लेना, कब बना, कब फॉर्म हुआ, क्या क्या इसकी प्लान्स हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको मस्ट है करना, एक तो आपको मैंने बताया ये डिमांड सप्लाई जो कर्व है वो देख लेना। इसके अलावा आपका उनके फुल फॉर्म देख लेना, GDP, NDP, नेशनल इनकम क्या है, ये सारे टर्म्स देखने हैं। और जितनी भी आपकी PM स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं आपकी मुश्किल से 10 to 15 योजना हैं, वो सारी आपको पढ़नी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है। इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, कितने रुपए की धनराशि दी जाती है या फिर क्या क्या हेल्प की जाती है, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, बस इतना सा देख लो, काम खत्म हमारा। तो PM स्कीम हमको इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप CHSL का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भी ये करके ही जाना। आ गई बात समझ में। चलो, अब क्या है इंपॉर्टेंट एक स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, तो अगर ये भी आप देख लेना कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं अराउंड द वर्ल्ड। इससे कभी कभार जो है आपका स्टैटिक में भी मान सकते हो, इससे आप कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपको बैंकिंग सिस्टम देख लेना है, जैसे आपका RBI बैंक हो गया, इसके बारे में सारी चीज़ें देख लेना। आपके करंट गवर्नर कौन है, कितने उसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं, क्या क्या आपका काम करता है RBI, और किन किन अच्छा ये बताओ कॉइन कौन इशू करता है, ज़रा बताएं मुझे। कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है कि RBI इशू करता है, कौन आपका इशू कर रहा होता है बैंक को, वो 1 रुपये के सिक्के को,
ठीक है। फिर आपको डेनोमिनेशंस ऑफ करेंसी देख लेनी है कि 10 रुपये के सिक्के में क्या पीछे इमेज बनी हुई है या फिर उसकी जो लेंथ ब्रेथ क्या है, ठीक है। ऐसे ही आपका 20 रुपये का जो 10 रुपये का सिक्का हो गया, 10 रुपये का नोट हो गया, 20 रुपये का नोट हो गया, 50 रुपये का नोट हो गया, 100 रुपये का नोट हो गया, इनके पीछे क्या क्या आपके मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो सारे आपको बताने हैं। अच्छा मुझे बताओ जरा 2000 के नोट के पीछे किसका कौन सा क्या बना हुआ है, ठीक है। मॉन्यूमेंट तो नहीं है वो, खैर 2000 रुपये के पीछे क्या बना हुआ है ये आप मुझे ज़रा बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके बेसिक बैंकिंग टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स देख लो, ये आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में बस बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बैंकिंग रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट हो गया, NEFT हो गया, RTGS हो गया, LF हो गया, NPA हो गया, है ना। तो आपके ये सारे आपको टर्म्स जो हैं सारे देख लेने हैं। और इसके बाद में आपका आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि आपके टैक्सेस के टाइप क्या हैं, ये आप CHSL का एग्जाम देने जा रहे हो, टाइम कम है तब भी ये थोड़ा सा देख लेना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या अंतर होता है, कौन से डायरेक्ट में आते हैं, कौन से इनडायरेक्ट में आते हैं, और आपका GST क्या होता है, GST के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं सेंटर के अंदर। क्लियर है, ये आपको टैक्सेस देख लेना है इस हिसाब से। तो आप अगर इतनी सारी चीज़ें कर लोगे ना तो इकोनॉमिक्स में भी आपका कोई क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और लास्ट में आप फाइनेंस कमीशन तो देख ही लेना, सारे लोग देख लेना इसको, ठीक है। और नवरत्न कंपनीज़ देख लेना अपनी इंडिया में कौन कौन सी नवरत्न कंपनीज़ और कौन कौन सी मिनी नवरत्ना है, ठीक है। मिनी नवरत्ना और इनका क्या क्राइटेरिया होता है नवरत्न कंपनी डिसाइड करने का, और मिनी नवरत्न कंपनी डिसाइड करने का क्राइटेरिया ज़रूर देख लेना, ठीक है। और ये देख लेना आपकी कौन कौन सी नवरत्ना है। बस इतनी सी चीज़ें हैं आपकी, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन अगर आप इतना कर लेते हो तो कैसी भी इकोनॉमिक्स पूछ ले वो आपसे, सपोज़ किसी ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं है कि इकोनॉमिक्स के आपके 4 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आ भी जाते हैं ना तब भी अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपको वो भी आप पूरे कंप्लीट करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इकोनॉमिक्स की, इतना सारा आपको काम कर लेना है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिया, अगर आप CHSL का पेपर देने वाले हो तो आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है जिन पे मैंने अभी 4 मार्क करके आपको बताया है। क्लियर है, चलो भाई हटा रहा हूँ इसको। अब हम आते हैं अपने अगले वाले पार्ट पर जो है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री से आपको कैसे कैसे डील करना है अब हम इस पर देखेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, और केमिस्ट्री में आपको टॉपिक ज़्यादा दिखेंगे लेकिन उस पर ध्यान मत देना, उस टॉपिक में ना, लेकिन जो अंदर का मटेरियल होता है ना वो बहुत छोटा छोटा होता है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें वो देखनी होंगी। टॉपिक हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। समझ में आती जा रही है ना सब कुछ चीज़ें। कुछ भी डाउट होता है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपका कुछ भी डाउट आता है XYZ वो आप ज़रूर बता देना। क्लियर है, चलो भाई। तो अब देखो हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री में पहला टॉपिक निकल के आता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको देख लेनी है। और पीरियोडिक टेबल में आपको 1 से लेके 50 तक के एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे याद कर लेने हैं। आई बात समझ में, 1 से 50 तक के आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको याद कर लेने हैं। और उन्हें याद करने का आपको ऐसे रट्टा मत मारना, एक तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको स्टार्टिंग के 10 याद करने तो ऐसे याद कर लेना, हा हे ली बे ब क ना ओ फने। ऐसे क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। और आपका नियॉन, फिर ऐसे स्टार्टिंग के 10 हो जाएंगे। फिर मैं आपको अगला बता दूंगा क्या होगा फॉर्मूला, जैसे हाईली वेगन ऑफ फने, फिर आ जाएगा गागे ऐसे बरकर स्ट्राइजर, ठीक है। ऐसे नम्मो टकरू रैपर अक्कड़ इंसन, है ना। तो ऐसे ना एक थोड़ा मंत्रा बना लिया है, तो मैं आपको वो ना सिखा दूंगा कि कैसे आपको स्टार्टिंग के 50 जो है वो याद करने हैं। जैसे आपका 10 तक हो गया, कौन सा Ni तक हो गया, नियॉन तक हो गया। फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा Na यानी सोडियम, फिर आ जाएगा Mg यानी कि आपका मैग्नीशियम। तो इनके सिम्बल्स, इनके फुल जो इनका पूरा नाम होता है, सोडियम को हम Na बोलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है। क्लियर है। तो एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर आपको 50 तक के, आपको एटॉमिक मास भी देख लेना, एक बार याद हो जाए कुछ नहीं। एटॉमिक मास थोड़े डबल होते हैं, कहीं पर आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा डबल से, तो आप ध्यान रखोगे, पढ़ोगे ना अच्छे से तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल कर लेना है, ध्यान से करना और इनको, ठीक है। इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेटल्स पढ़ लेने हैं। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के तो इतने नहीं आते हैं, मेटल्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। जैसे आपका सोडियम हो गया, तो सोडियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सोडियम बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। सबसे ज़्यादा मुलायम अगर हम मेटल की बात करें, सबसे सॉफ्ट मेटल की बात करें तो वो होता है हमारा सोडियम। सोडियम को इसमें रखना पड़ता है, केरोसिन में रखना पड़ता है, तो दैट ये जल ना जाए, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आके क्या करता है, जल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फैक्ट मेटल्स के बारे में है वो याद करके रखने होंगे। क्लियर है। फिर आपको एटम, मॉलिक्यूल और इसके बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता, जो उन एटम्स हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, और आपका जो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि क्या क्या आपकी सी लेयर होती है, जैसे आपकी S लेयर होती है, P, D, F, ये क्या होते हैं आपके SPDF, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपकी घूम रहे होते हैं। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं अलग अलग आपके लेवल्स में, ठीक है। ये आपके लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी देख लेनी है। अलग अलग इनके जो मॉडल्स आए हुए हैं, जैसे आपका डो बेरेनर ट्राइड हो गया, ठीक है। फिर आपका मेंडलीव का जो फॉर्मेट है वो हो गया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया। ये सारे आपको 2-3 जो है चीज़ें यहाँ पर देख लेनी होगी। क्लियर है।
फिर अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बेसिक पता करना है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जाता है, ठीक है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जा रहा है, कहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एटम जा रहा है, कहाँ पे आपका हाइड्रोजन का एटम जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक डेफिनेशन देखनी होगी। फिर एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है, इनके ऊपर जो एक आपकी थ्योरी है, एसिड का पता कैसे लगाएं, बेस का पता कैसे लगाएं, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है एसिड और बेस मिला के, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हो गए उनके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। फिर आपका बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, इसे आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, ये आपको थोड़ा प्रोसेस देखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे बच्चे पढ़ लेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कार्बन क्या होता है, कार्बन के कितने होते हैं, 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और एटॉमिक वेट होता है इसका 12, ठीक है। तो इसके कितने एलोट्रॉप होते हैं, कितने इसके आइसोटोप होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप होता क्या है, आइसोबार क्या होता है ना। ये सारे टर्म से आपको फैमिलियर होना है, क्लियर है। कब से क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, जैसे मीथेन हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और आपके फ्यूल्स कौन कौन से हैं, एक सेकेंड रुको, जैसे कि आपका बायोफ्यूल हो गया, ठीक है। तो ये सारे फ्यूल्स हो जाएंगे। मेटलर्जी हो जाएगा, मेटलर्जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वही है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और ये कौन कौन से ग्रुप में पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो आपको वहीं पर ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। केमिकल रिएक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो गई, जैसे आपकी एम्फोटेरिक रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, इनकी आप डेफिनेशंस को रेफर कर लेना कि इनमें होता है, हो क्या क्या रहा होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। एम्फोटेरिक में फिर आप बताओ मुझे क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ऐसे करनी होगी। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो भाई, अब देखो अपने पास में नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में कुछ नहीं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको थोड़ी छोटी मोटी देख लेनी है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना। कैटालिस्ट में आपको बस देख लेना है कि आपके इमल्शंस क्या होते हैं, कैटालिस्ट क्या होता है, कितने टाइप के कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली में आजकल आ रहा है कैटालिस्ट से, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको 12th क्लास की NCERT में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको करा दूंगा। जो केमिस्ट्री में अगर आपको दिक्कत होती है ना, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस आपके मुश्किल से 5 से 10 क्लासें लगेगी, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन हो गए, हाइड्रोकार्बन तो ये आपका उसी में आ जाएगा, इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ही आपके हाइड्रोकार्बन कवर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मीथेन होता है। हाँ, हाइड्रोकार्बन्स में ना आप इसके फॉर्मूले याद करके रख लेना। जैसे हाइड्रोकार्बन में आपका, अगर मैं आपसे बोलूँ, ईथेन हो गया, मीथेन हो गया, ये सारे क्या है, एल्केन्स हैं। तो एल्केन का बेसिक फॉर्मूला याद क्या होता है, एल्केन का बेसिक फॉर्मूला याद करके रखना। एल्कीन्स हो गए, एल्काइंस हो गए, ठीक है, इनके बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं वो याद करके रखना। जैसे CnH2n किसका होता है बताओ जरा मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर करके रखनी है, और केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर इतना आता है तो सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ चक्कर में पड़ना नहीं है। और केमिकल्स के इंपॉर्टेंट ड्रग, हाँ, ये ड्रग्स वाले आप चीज़ जो है देख के चलना, क्योंकि क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं इससे, ठीक है। तो एंटासिड क्या होता है आपका, इन सारी चीज़ों को थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपका मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इन सारे की रीडिंग लगाने में, ठीक है। फर्टिलाइजर्स तो आजकल नहीं पूछा जाता, कुछ खास नहीं है, बस यूरिया वगैरह का फॉर्मूला याद रखना जो आपके बेसिक सॉल्ट हैं। और पीएच इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। पीएच आपको सबके पता होने चाहिए, बेसिक जो चीज़ें हैं इन सब की आपको पीएच जो है, पीएच स्केल में कहाँ आपका एसिड होता है, कहाँ न्यूट्रल होता है, कहाँ आपका सॉल्ट होता है, सॉरी कहाँ आपका ये बेस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीएच स्केल बिल्कुल याद करके रखनी है। सलाइवा, जो ह्यूमन सलाइवा है उसकी पीएच क्या होती है, ह्यूमन यूरिन की पीएच क्या होती है, या फिर अगर आपसे मैं बोल दूँ प्योर वाटर जो है आपका उसकी पीएच क्या होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की आपको पीएच वगैरह भी देख लेनी होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री जो है ख़त्म हो जाती है। ये आपका पूरा केमिस्ट्री अगर आप इतना कर लोगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप किसी भी एग्जाम को देके आ जाना, ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम है ना, वो आप कोई भी देके आ जाना, केमिस्ट्री आपकी इतने में ख़त्म हो जाएगी, चाहे आपका वो रेलवे का हो, चाहे किसी का एग्जाम हो, ठीक है, XYZ। चलो भाई, इतना सा आप कर लोगे, केमिस्ट्री खत्म। अब हम देखते हैं अपना आज का ये है फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स आपको कैसे कैसे कवर करनी है समझते हैं ज़रा ध्यान से। तो अब हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा क्या, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक के जो पूछे गए हैं आपकी यूनिट से पूछे गए हैं, ठीक है। किसकी यूनिट क्या होती है, बेसिक क्वांटिटीज़ की यूनिट्स आपको इसमें याद करनी होती हैं। और आपको किसी बुक में मिलेंगी बेसिक क्वांटिटीज़ की यूनिट, आपको वो सारी याद कर लेनी है, बेसिक जैसे फोर्स की यूनिट हो गई। फिर इसके बाद में आपकी, हाँ, यूनिट्स में ना SI यूनिट भी याद करनी है और उसकी सीजीएस यूनिट भी याद करनी है, ठीक है, क्योंकि आजकल सीजीएस यूनिट भी आपकी कहीं कहीं पूछ ले रहे हैं, ठीक है। और डायमेंशंस हो गई, और यहाँ पे आपको क्या याद करके रखना है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी याद करके रखनी है। स्केलर
क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मोशन का चैप्टर हो गया, मोशन में आपको बेसिक चीज़ें, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताना है, और आपका वेलोसिटी और स्पीड में अंतर बताना है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का जो होता है आपका मोशन में, आपको इन सारी की डेफिनेशन पता कर लेनी है। और मोशन में लीनियर मोशन ही नहीं, सर्कुलर मोशन भी पढ़ के चलना, ठीक है। इस मोशन में आपको लीनियर मोशन भी करना है, सर्कुलर मोशन भी करना है। बात समझ में आ रही है क्या? सर्कुलर मोशन भी करना है, ठीक है। इसके बाद आपका वर्क की डेफिनेशन हो गई, वर्क क्या होता है, एनर्जी की डेफिनेशंस हो गई, बेसिक पावर हो गया। पावर, ये आपका पावर से बड़े क्वेश्चन आते हैं। हॉर्स पावर क्या, अच्छा एक बात बताओ मुझे, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ठीक है। तो आपका ये पावर की डेफिनेशन पढ़नी है, और इसके फॉर्मूलेज होते हैं ना अलग अलग, जैसे कि आई आर स्क्वायर टी हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं आपके, आई वी हो गया, ठीक है। तो पावर के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं आपको, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? तो अब आता है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको बेसिक जो लूसेंट में लिखा है ना, लूसेंट में आपके ये टॉपिक दिए गए हैं, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी एंड आपका इलास्टिसिटी। इसमें आपको जितने भी उसमें थ्योरी में ना एक एक पेज की थ्योरी है, बस वो आप आराम से, जो उसमें एग्जाम्पल्स है ना इसके, आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपका, वो होता है एग्जाम्पल्स। यहाँ से आपके एग्जाम्पल बेसिकली क्या होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो वो एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, कहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन है आपको, इनमें और कुछ नहीं करना, बस आराम से चुपचाप से रीडिंग लगाते जाओ। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो रीडिंग लगा लो, आराम से लगाते रहना, आपको अपने आप चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आता है मुझे बता देना, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है फिजिक्स में। आपको मुश्किल से 15 क्लासेस का टाइम लगेगा, आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। कुछ नहीं है फिजिक्स में आपका। और मोशन में ना थोड़ा, हाँ, मोशन में यहाँ पर आप थोड़ा ये जो इक्वेशंस है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो इक्वेशंस को याद करके रखना और उनका यूज़ करके देख लेना न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी क्या पता आपके आ जाएँ अब, ठीक है, चांसेस हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। तो ये आपको रीडिंग कर लेनी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तो तब तो कोई इशू है ही नहीं, तो आपको सारा आता होगा, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, इनके बारे में बेसिक पढ़ लेना। साउंड वेव कैसे फॉर्म हो रही होती हैं, कौन से टाइप की वेव्स होती हैं ये, ठीक है। और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे भी आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपका लाइट है, लाइट के बारे में पढ़ लेना अच्छे से। स्टैटिक, हाँ, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों पढ़ लेना। अच्छा ये बताओ जरा मुझे, करंट जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरा आंसर दे देना, ठीक है। चलो, मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म के बारे में बेसिक पढ़ लेना। एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ लेना है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो कि उसमें क्या हैवी वाटर का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आप, जो उसमें जो छड़ लगाई जाती है, ग्रेफाइट की छड़ क्यों लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और बाकी आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आ रहे हैं इन्वेंशन से। इन्वेंशंस में आप अब क्या करो, इन्वेंटर्स के जब आप नाम याद करते हो ना इन्वेंशंस के साथ साथ, तो उनका देश भी याद कर लेना, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं। ये भी आपका आजकल इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये इतना सा काम कर लेना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये 2 टॉपिक तो आपके लिए मस्ट हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो तब भी ये 2 टॉपिक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों का आप रट्टा ही मार लेना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ रट्टा मार लो, आप कुछ भी करो, ये दोनों टॉपिक आपको आ जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी और फिजिक्स का क्वेश्चन आना है, तो वो यहीं कहीं से आ रहा होगा, ठीक है। और बाकी आपको ये न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न कर लेना। और रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न आप पढ़ लेना यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि इन रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन ही पढ़नी है, ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ लेना, ठीक है। जहाँ मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ तो वो सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हटा दो इसको, कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो ये मिरर्स एंड लेंसेज है। मिरर्स एंड लेंसेज में आपको क्या करना है, ये बड़े ही ध्यान से पढ़ना है कि कौन से मिरर की क्या खासियत होती है। अगर मैं प्लेन मिरर कितने, जैसे अगर मैं मेरी हाइट h है, तो मैं कितनी हाइट के मिरर में अपने आप को पूरा देख सकता हूँ। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई मिरर्स की। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, लेंसेज क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, उसमें आपकी पावर क्या होती है, पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की जो है यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिरर एंड लेंसेज से कंप्लीट कर लेनी है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो ये जो बेसिक टर्म आते हैं आपके बेसिक से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कंप्लीट करनी है, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। ये आप कवर कर लेना, ठीक है। अगर नहीं होता तो बता देना, मैं कवर करवा दूंगा, लेकिन ये कवर करना है अपने को, ठीक है। चलो भाई, अब आता है आपका क्या, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इसमें साइंस नॉन साइंस को ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। ह्यूमन आई तो आपको पढ़नी है, आपको बायोलॉजी में ही पढ़नी है, इसमें ही पढ़नी है। बेसिक इसमें क्या आ जाता है, आपके डिफेक्ट आ जाते हैं। मतलब जो आप मिरर्स वगैरह पढ़ोगे ना, मिरर्स एंड लेंसेज, तो फिर आपको इसमें 3 तरह के रोग आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और आपका
स्टेशिया, ठीक है। तो वो तीनों चीज़ें जो है आपको याद करके रखनी है कि किसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, किसके करेक्शन में कौन सा लेंस यूज़ होता है, और मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, किसमें दूर का दिखाई देता है, किसमें पास का दिखाई देता है, किसमें दूर का दिखाई नहीं देता है, किसमें पास का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ें हैं, इन्हें आप देख लेना, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या है आपका, कन्वर्जन ऑफ यूनिट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये आ जाता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, क्या करना है आपको, जैसे इंचेस से लेके मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, इंचेस को सेंटीमीटर में हो गया, और या फिर माइल, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है, या फिर आपका 1 पास्कल यूनिट बोल दूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, तो इन सबको देख लेना। ये आपका लूसेंट में भी दे रखा है, कोई भी आप बुक उठाओगे बेसिक सी जीके की उसमें दे रखा है, नहीं तो बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी लिस्ट, ठीक है। तो ये आपके बस टॉपिक्स हैं छोटे मोटे। फिजिक्स आपकी ये पूरी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी अगर आप इतना कर लेते हो। अगर अभी तक मैंने आपको जितनी स्ट्रैटेजी बताई है, आप सारे सब्जेक्ट में इतना कर लेते हो सब्जेक्ट में, और ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो कराने के लिए ना आपको 60 डेज से ज़्यादा का टाइम नहीं चाहिए, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। 60 से लेके 65 डेज से ज़्यादा का टाइम आपको चाहिए नहीं है। आप आराम से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करें, और इसके बाद में आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, स्ट्रेटजी कैसी लगी, ये ज़रूर बताना। और हाँ, जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का सेक्शन है ना, वो मैं आपसे दूसरी वीडियो में डील करता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है ये, और बोलते बोलते मेरा भी थोड़ा गला दर्द होने लगा है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि तबीयत ऑलरेडी मेरी थोड़ी ख़राब हो रखी है। बट जैसा कि आपको प्रॉमिस किया हुआ था, आपको आज की वीडियो मिल गई है, तो मिल गई होगी, एंड आई होप कि आपको बहुत सारी हेल्प भी मिली होगी इस वीडियो से। तो मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बता देना, बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि हाँ भाई सर समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा लगा, मेरे बहुत सारी हेल्प हो रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। यही हमारी कमाई होती है बेसिकली, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास पहुँचाएँ आप ये वाली जो आपकी वीडियो है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट बच्चों को क्या मिले, हेल्प मिल पाए। और अगर अच्छा लगता है सेशन तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और हाँ, रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के लिए मैं आपसे ना एक बात बोलना चाहूँगा, इधर उधर मत भटको। आप मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 3 साल से लगातार लगा हुआ हूँ इस जॉब के लिए, मुझे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। मैं एक बात बोलूँ, आप 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप खुद में देखो, आप कितना ज़्यादा आपके अंदर मोटिवेशन ऑलरेडी है। आप उसके अंदर झांक के तो देखो कि आप बार बार गिर रहे हो और आप उस चीज़ के लिए फिर से उठ के खड़े हो जा रहे हो, ठीक है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। आप अपने माता पिता को देखें, वो क्यों आपसे कहते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो, फैमिली प्रेशर डाल रही है उस पर, बिल्कुल देखो, मोटिवेशन अलग चीज़ है। आप डीमोटिवेट पता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होते हो, इस चीज़ से नहीं होते हो, मेरा सिलेक्शन है आपको पता है, मैं एक ना एक दिन सिलेक्शन ले लूँगा, आपको अपने ऊपर तो भरोसा है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं, पीयर प्रेशर बना हुआ है, जो आपका सोशल प्रेशर होता है ना, जो आपस में एक दूसरे का देख देख के, और फिर आपका रिलेटिव्स का प्रेशर। तो ये जो प्रेशर होते हैं ना, इन पर आप बिल्कुल ध्यान मत दो। पेरेंट्स का प्रेशर है तो होने दो, उस पर आप ध्यान मत दो, उनका प्रेशर अपनी जगह है, वो अपनी जगह को जो सोच रहे हैं वो उनका सही है, लेकिन आप उन सारे प्रेशर को ना साइड में रखो। आपको बिल्कुल, जब आप बिना प्रेशर के तैयारी करोगे ना, तभी आपका काम बन के आ पाएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, हमेशा आप हाईली मोटिवेटेड रहो ना, कि दुनिया में देखो भाई, आप एक बात देखो, जो एथलीट्स होते हैं ना, वो 4-4 साल प्रिपेयर करते हैं किस दिन के लिए, कि वो 30 सेकंड की कोई परफॉर्मेंस दे पाएँ, ठीक है। उस 30 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए वो 4 साल प्रिपेयर करते हैं, तो आपने क्या ही कर लिया अभी तक। हाँ भाई, आपका तो पूरा ज़िंदगी संवर जाएगी अगर हम ये परफॉर्मेंस कर लेते हैं अच्छी, हाँ कि नहीं। तो स्टे मोटिवेटेड। आपका जो गोल था, आप इस एग्ज़ाम में पहली बात आए ही क्यों, आपने क्यों सोचा मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहें, टाइम मिला है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, और अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, जीके में आपके 45 मार्क्स आ गए, तो समझ लो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली, रैंक में आ जाओगे आप, रैंक होल्डर्स में। बात की गहराई को समझ पा रहे हो। और रैंक होल्डर बनना बहुत अच्छी बात होती है। रैंक होल्डर बन गए, आपको लेट से आपको इनकम टैक्स की वैकेंसी लेनी थी और आपको इनकम टैक्स की जॉब मिल जाती है दिल्ली में, उससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या, है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल लगे रहो, आपका जो गोल की चीज़ें उन पे आप मोटिवेटेड रहो, और इधर उधर की मोटिवेशन के पीछे मत भागो। क्या होता है ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ, 2 टाइप के तवे होते हैं, आपने देखा होगा। जो तवा क्या होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, एक तवा होता है काफ़ी मोटा होता है जो, ठीक है, काफ़ी थिक होता है वो तवा, एक होता है काफ़ी पतला सा तवा। तो पतले तवे पर रोटी बनाना ठीक नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है ना, गर्म होता है जल्दी और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। और जो मोटा तवा होता है वो धीमे धीमे गर्म होता है, लेकिन बहुत टाइम तक गर्म रहता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि गरम तवा बनने की कोशिश करो। जब आप मोटिवेटेड हो तो अंदर से मोटिवेटेड ही बने रहो। ये नहीं कि मैं पल भर में मोटिवेटेड हो गया, आपने मोटिवेशनल वीडियो देखा या कुछ मोटिवेशन का सुना, एकदम मोटिवेटेड हो गए और उसके बाद लो, फिर उसके 10-15 मिनट बाद कुछ नहीं है, फिर आप वही उस पोजीशन पे आ गए। तो मोटिवेटेड रहो अपने गोल के लिए, अपने आप से हॉनेस्टी से आप प्रिपेयर करो, ठीक है। हॉनेस्टी जो है आपकी, वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल दिखाते रहो,
ठीक है, एक ना एक दिन तो सफलता मिलनी ही है ना। ठीक है, उठो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तो उसे फॉलो करें। आप बड़े बड़े जो क्योट्स हैं विवेकानंद जी के बारे में पढ़ें। आप गीता को पढ़ाना, देखो टाइम है ना आपके पास में, तो आप गीता को पढ़ो। ये ना जो आप स्क्रॉलिंग करते रहते हो, कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है स्क्रॉलिंग करने में, तो उसकी प्लेस पे ना आप थोड़ा गीता पढ़ लिया करो। उससे आपको सीखने को मिलेगा। रियली में रियली बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करें एंड यहीं पे मैं सेशन को रैप अप करूँगा। काफ़ी बड़ा सेशन हो गया है और मतलब मेरी भी हालत ख़राब हो गई है बोलते बोलते अब। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और लाइक शेयर कमेंट एंड जरूर करके बताना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, ठीक है। चलो भाई, यहीं पे मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।